तो अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया की पुलिस 3rd डिग्री यूज करती है नहीं तो उसके बारे में बताइए जो क्या है चलता है? पुलिस की टीम जो है सो नहीं पाती। थाने के लोग काम करने के लिए पता होता कि यार हमारा इम्प्रेशन कैसा होगा कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया जाए। उस लेडी ने अपने हस्बैंड को घर में ही मारा। ओके। अपने कुछ साथियों के साथ मिलके उसने पुलिस के लिए बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड बात ये हो रही थी कि अनसॉल्व कैसे। एक कमांडो आदमी है, बड़ा ताकतवर है, फिजिकली फिट है, उसको एक अकेला तो बंदा मार नहीं सकता। मैं एक और तरीका बताता हूँ, वे ऑफ लाइफ जिसको कहें कि जो पकड़े कुछ लोग चोरी में, छोटे मोटे कामों में, मैंने उनको कहा भी तू अब तो चोरी कर ली, तू चोरी अब तू सजा काट के आ जा, मेरे पास आना। आए भी, मैंने उनको कपड़ा लत्ता रोटी पानी तक दिया, नौकरी लगवाया प्राइवेट। जो तो जानता है वो कर लेना, ईमानदारी से करेगा, तेरे को तरक्की दिलाऊंगा, तेरे को पैसे मिलेंगे, मेहनत करना। हुए ऐसे लोग मेरे पास आके रोने लग पड़े। तो मैं कहा हम ढूंढेंगे। हम गांव तक पहुंच गए, लड़की मिल गई। क्या मुझे आज भी वो दृश्य याद आता। अशोक सर, आपका हमारे द अल्फा पीपल के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका, मुझे इस काबिल समझा, मैं आपके स्टूडियो में आया तो मैं ठीक नहीं सर, हूँ। ये तो मैं दुआ करता हूँ सभी ठीक रहें। हाँ जी सर, थैंक यू। और ये तो आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जिसको हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। शुक्रिया। सो सर, मैं आप सब अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि अशोक सर 40 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, जो कि चंडीगढ़ पुलिस में काम किया उन्होंने एज SHO 40 साल तक, और अभी हाल ही 2020 से रिटायर हुए हैं। तो इनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आज, कि कैसे इनका जो लाइफ स्टाइल था, कैसा वर्किंग लाइफ थी चंडीगढ़ पुलिस की। ही स्टार्टेड इन 1980, सो 1980 में और 2024 में चंडीगढ़ में क्या डिफरेंस आया, क्यों? तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे सर। ठीक है। सो करें सर स्टार्ट? हाँ बिल्कुल। तो सर बताइए मेरे को कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये रखूंगा कि 1980 और 2024 चंडीगढ़ पुलिस के डिपार्टमेंट में क्या क्या डिफरेंस आए? डिफरेंसेस कई तरह के आए हैं, जिनको एक शब्द में तो बताना मुश्किल है, पर लॉट ऑफ थिंग। पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जो हम DAV स्कूल में जब पढ़ते थे, शास्त्री जी ने एक मंत्र सिखाया था। उस मंत्र जब हम गांव से शहर में आए तो हर शनिवार को वहाँ पे एक वो पाठ भी होता था। ओके। हवन होता था, जो कि आज की हिंदू पद्धति में कई जगह चल रहा है। मैं हवन करने में, करवाने में, पहुँचने में बड़ा खुशी महसूस करता हूँ। उसमें मंत्र था, पहले उससे स्टार्ट करना हाँ जी सर, चाहूँगा। बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, अपने चरणों में हमें लगा के रखना, अपनी भक्ति देना, गरीब हसाए असमर्थ बेबस लोगों की मदद करने की शक्ति प्रदान करना। प्रभु तेरे चरणों में यही मेरी बेनती है। जय जय श्री राम। हाँ जी सर। जी, मेरा नाम अशोक कुमार तुल्ली, सन ऑफ लेट श्री बसंत लाल तुल्ली। मैं 29/2/2020 को मैं रिटायर हुआ चंडीगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट से एज ए इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। बेहतरीन सेवाएं करने का मौका मिला है। मैं 28 अप्रैल 1980 को मैंने पुलिस ज्वाइन की थी चंडीगढ़ में एज एन कांस्टेबल। टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलती रही, टाइम टू टाइम हमें कई जगह पर काम करने का मौका लगा। हाँ जी सर। तो आप तो सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये 40 सालों का? हाँ, एक्सपीरियंस जब 1980 में लगे थे तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हमारा सेक्टर 26 में था। ओके। हमारे IGP साहब थे BN मेहरा साहब, जो कि रब का रूप थे समझो, जिन्होंने एक ऐसी अथॉरिटी रखी कि उन्होंने कहा कि जो पुलिस में हमारे उस समय मौजूदा उनके पास जो स्टाफ था, जो काम करने वाले लोग थे, फील्ड में थे, ऑफिस में थे, उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि जो भी आपके बच्चे हैं जो इस काबिल हो गए हैं कि पुलिस में हो सकें, जिनको आप पुलिस में करवाना चाहते हैं, तो वो
अपनी उनकी लेके आओ सबमिशंस, पूरी डिटेल उनकी लेके आओ, ताकि उनकी उनको मैं मेजरमेंट, और हमारी एक डिपार्टमेंट ब्रांच होती है पुलिस हेडक्वार्टर में, OASI ब्रांच, जो कि रिक्रूटमेंट ब्रांच भी काम करती है। ओके। तो तब हमें एक पिताई हमारे श्री बसंतलाल तुली पुलिस हेडक्वार्टर में थे, IG साहब के पास अपीयर हुए, उन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ आपका बेटा अगर पुलिस में होना चाहता है और पुलिस के काबिल है तो उसको लेके आइए। तो वो दिन मैं याद करता हूँ जब कि हमें सेक्टर 17 पुलिस हेडक्वार्टर, मौजूदा समय में तो सेक्टर 9 में पुलिस हेडक्वार्टर है। हाँ ये तब हुआ था जब हमारे एक SSP थे सुमेर सिंह सैनी IPS, वो उनके ब्लास्ट होने के, एक कार पे ब्लास्ट हुआ था सेक्टर 17 के केसी सिनेमा के पास। तो उसके बाद वो शिफ्ट हेडक्वार्टर हमारा वहाँ पे हो गया था। ओके। पहले से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीज़ों को स्टडी किया जा रहा था, मगर वो उसके बाद वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ गया। ओके। तो जो हमारा हेडक्वार्टर सेक्टर 17 में था, तो हमें पेश किया गया साहब के पास। तो साहब ने कहा कि हाँ भाई आपके अभी एग्ज़ाम होने हैं BA फर्स्ट ईयर के, तो आप एग्ज़ाम दे के आ जाइए। अलाउड कर दिया हमें OASI साहब से। श्री जो है नाम इसमें से रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, फेस उनका याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ पेश किया। उसका पिताजी ने सलूट मारा, यूनिफॉर्म में थे, और मुझे अलाउ कर दिया। मैंने भी चरण स्पर्श किए उनके, हाँ भी बेटा ठीक है आप पढ़ो, और मुझे पढ़े लिखे बच्चों की ज़रूरत है। ओके। तो हमें रिक्रूटमेंट मिल गई, हमें एज ए कांस्टेबल ज्वाइनिंग मिल गई। उसके बाद से हमारे कई साथी मिल गए हमारे साथ साथ, जिनकी ट्रेनिंग की हमने। तो सर जैसे आप 1980 में थे, तो 1980 में तो चंडीगढ़ इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं था, तो आई होप कि उस टाइम इतना चैलेंजेस भी नहीं होते होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। तो हम तो नए थे, ट्रेनिंग में थे। तब शुरुआत की बात है कि जब टीचर्स की कोई स्ट्राइक हुआ करती थी लंच टाइम में कुछ, तो हमें पुलिस लाइन में ट्रेनिंग के दौरान ही हमें ड्यूटी करने का ये मौका लगा कि हमें पुलिस हेडक्वार्टर से के पीछे ही एक ऑफिस था DPI पंजाब, वहाँ पे हमें ले आते थे। वो थोड़ी देर नारेबाजी वगैरह करते थे, उनका कोई मेमोरेंडम वगैरह देने होते थे। उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर ड्यूटी करते थे 2-3 घंटे, और हमें फिर वापस पुलिस लाइन में ले जाते थे। तो वहाँ अच्छी बात ये हुई, उस समय ना फिल्म एक लगी हुई थी रॉकी, और दूसरी जगह जगत सिनेमा में फिल्म लगी थी लव स्टोरी। तो हमें कुछ टाइम आधा घंटा देखने का मौका भी लग जाता था। तो ये चंडीगढ़ में सबसे अच्छी बात है कि यार नई फिल्में देखने को मिलती है। जिस शहर से हम आए थे वहाँ तो बड़ी पुरानी फिल्में आती थी। हाँ जी सर। तो ये शुरुआत हमारी ऐसी प्यारी हुई कि पुलिस लाइन का मैस में खाना, और बेहतरीन खाना होता है। सबसे पहले उस्ताद ये चेक करते थे घी का डब्बा है कि नहीं है। अच्छा। देसी घी खाना तो एक अच्छी बात मानी जाती थी। हाँ जी। खाना पीना और दूध फ्रूट सब, ताकि सेहत कैम रहे। हमें ट्रेनिंग के दौरान अच्छा लगा कि PT पीरियड, बॉडी फिटनेस हो गई, मज़ा आ गया। तो चेंजिंग के बारे में बता रहे हैं कि सर टेक्नोलॉजी, तब तो हमारे पास सिर्फ वायरलेस सेट थे, छोटी गाड़ियाँ थी, थोड़ी गाड़ियाँ थी, जीप थी, और उसके बाद उनकी कन्वर्जन हुई, चेंज ऑफ हुआ कि अपडेट हुआ, जिप्सीज आ गई। पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो है व्हीकल जो है हमारे पास मोटरसाइकिल का, उसमें बुलेट मोटरसाइकिल का एक पूरा स्क्वाड एक नया आया था। जिनमें पूरे सिटी में पेट्रोलिंग करने के लिए या पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड किया गया। सारी यूनिट्स को 1-1, 2-2 मोटरसाइकिल दिए गए। फिर एम्प्टी सेक्शन बनाया गया, बड़े सारे व्हीकल आ गए, कम्युनिकेशन बड़ा सारा चेंज हो गया। चेंज करते करते कंप्यूटराइजेशन भी हुई। जो सिर्फ वायरलेस सेट या लैंडलाइन फ़ोन पे निर्भर पुलिस थी, या साइकिल पे सिर्फ जाना। उसके बाद पुलिस में इतनी अच्छी चेंजिंग आई कि जो मतलब कॉपी हम चंडीगढ़ पुलिस की करें तो विदेश की पुलिस से कम नहीं है। अच्छा। मुझे अपनी जो है एक बार मुझे अमेरिका जाने का मौका लगा, तो वहाँ पे पुलिस के साथ मेरे बड़े सारे वहाँ फोटोग्राफ्स मैंने पुलिस वालों से, पुलिस के शेयरिंग की अपने। तो उन्होंने कहा कि भी आप इंडिया पुलिस या एशिया में जो है वो 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहा प्लीज़ लेट मी नो कि आपकी 1st डिग्री या 2nd डिग्री क्या करते हो, कैसे करते हो। तो वो इंटरव्यू टाइम, मैं कभी एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करते हैं। हमारा काम है एविडेंस कलेक्ट करना, कन्विक्शन करवाना, पकड़ना अपराधी को, जेल तक ले जाना। ये है ना कि रिकवरी करनी। तो जब सिर्फ हाथ पे हाथ रख के नहीं पुलिस काम करती, पुलिस को डे नाइट काम करना पड़ता है। तो पुलिस में ऑफिसर्स A क्लास काम करते हैं। चंडीगढ़ में खास तौर पे छोटा सा सिटी होने के कारण हमें कनेक्टिविटी एकदम से बनी रहती है। भाग के भी किसी के पास हम जो है ना अपने ऑफिसर के पास रिपोर्ट करने जाना है, कोई तब कन्वेंस नहीं भी थी, तो साइकिल तो बेहतरीन हमारे पास कन्वेंस थी, साइकिल पे भी चले जाते थे। साइकिल चलाना आम बात थी। हम ये देखो कि एक सेक्टर 26 में हमें, और उसके बाद कहाँ एक सिनेमा शान फिल्म देखने के लिए बत्रा सिनेमा, वहाँ से मेरे का 12 किलोमीटर था, तो साइकिल चलाना आम बात थी। पुलिस हेडक्वार्टर में जब हमारी ट्रेनिंग के बाद हमारे कुछ लड़के जो हम थे, 6 लड़के जो BA फर्स्ट ईयर पास थे,
ओके। जिनको स्पेशली पोस्टिंग हमें पुलिस हेडक्वार्टर में काम करने का मौका लगा। फिर हमारे डिप्टी एसपी होते थे सोनी साहब, उन्होंने कहा भी टाइप सीखिए आप, जिनको टाइपिंग आती है नहीं आती है, टाइप स्कूल अपना ऑफिस के बाद आप टाइप सीखिए। तो मैं सेक्टर 27 में टाइप सीखते थे, बस में भी आता था, CTU की बस आती 21 नंबर। खाना हम खुद बनाते थे, पिताजी के साथ में रहा तो पिताजी ने कहा पुलिस में होते हुए सबसे पहले तो आपको खाना बनाना आना चाहिए। खाना बनाना खाना के पुलिस में शायद कई बार VIP ड्यूटी, कई बार लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी, कई बार एक लॉन्ग आवर की ड्यूटी भी पड़ जाती है। तो उसमें आपको जो है ना, खाना अगर आपके पास है तो आपको अच्छी बात है कि भूखे तो कम से कम नहीं रह पाओगे ना, सही बात सेफ है। रहोगे। सैलरी चाहे कम थी मगर सेटिस्फेक्शन बहुत थी। ओके। मेरी बिगिनिंग आप यकीन मानेंगे कितनी सैलरी से हुई होगी? 515 रुपये तनख्वाह थी। क्या बात है। तो लास्ट में मेरी सैलरी थी 98,333। क्या बात है। 98,333 रुपये लास्ट सिग्नेचर पे देखी है। तो पे स्केल, उसके बाद तनख्वाह की कोई कमी नहीं है, सहूलतों की कोई कमी नहीं है शहर में। पुलिस में काम करने का सबसे अच्छी बात है कि हमें यूनिफॉर्म स्टोर से मिलती है। ओके। गर्मी और सर्दी की शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा या होगा भी, तो पुलिस की यूनिफॉर्म शू सॉक से लेके आपके पैंट शर्ट कैप, और सर्दियों का और गर्मियों का दोनों अलग अलग हमें पैटर्न की यूनिफॉर्म मिलती है। ओके। तो यूनिफॉर्म बहुत अच्छी मिलती है। फिर हमारा एक हरमन टेलर होते थे सेक्टर 17 में, 17 में केसी थिएटर के पास। या तो वो यूनिफॉर्म के बारे में मशहूर थे। जब हमें पता कि हमारा ना पासिंग आउट होनी थी, यहाँ पासिंग आउट के बाद जो भी यार हमारे मतलब मन में खलबली आई किसी अफसर को देख के ना, यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है। हमारे एक ऑफिसर DSP होते थे BN सिंह, वो कहते थे जवानों वधिया यूनिफॉर्म पाया करो, ਤੁਸੀਂ पढ़े लिखे शहर ਦੇ ਵਿੱਚ नौकरी कर रहे हो, अच्छी ड्यूटी, अच्छी वर्दी, बूट चमकते हुए हों, आपकी कटिंग ठीक हो, हेयर कटिंग, ड्रेसअप हो, यूनिफॉर्म अच्छी हो, तो आपकी इज्जत वैसे ही बड़ी बढ़ेगी। तो हमें ये एक मन में खलबली मच गई भी यार यूनिफॉर्म बढ़िया से बढ़िया सिलवानी है। ओके। हमने हरमन टेलर को चुना, वो यूनिफॉर्म कपड़ा भी वही सिलेक्ट करता था और आप यूनिफॉर्म सिलवाओ। बड़ी प्यारी वर्दी थी, वाकई में पा के भी हमें रोब राब भी होता था, मज़ा आता था कि यार यूनिफॉर्म डाली है। स्टोर में भी, पुलिस लाइन में भी टेलर थे, वो माप लेके हमारी यूनिफॉर्म सिलते थे। खाकी एक पैटर्न है पुलिस का। उसके बाद ट्रैफिक की यूनिफॉर्म लग गया, थोड़ी दूसरे और कमांडोज वगैरह की यूनिफॉर्म ब्लू में आ गई बाद में। तो यूनिफॉर्म के बारे में तो ये यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है तो बेहतर। तो CID वगैरह या VIP सिक्योरिटी में होते हैं, उनको यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। पर हमारे एक ऑफिसर आए थे जो VIP सिक्योरिटी में एक सफारी सूट डालने का एक पैटर्न बना दिया। बाद में सर्दियों के लिए उनको कोट पैंट वगैरह भी मिला। तो डिसेंट ये भी चेंज है पुलिस में। तो सर आपने किस किस पोस्ट पे, मतलब किस किस डिपार्टमेंट में काम किया इतने 40 सालों में? बहुत सारी जगह पे काम करने का मौका लगा। पुलिस ट्रेनिंग के बाद से मैं जब पुलिस हेडक्वार्टर में लगे, हेडक्वार्टर में ना कभी एक टाइम आया कि हमें गवर्नर हाउस में ड्यूटी करने के लिए भेज दिया गया, कुछ महीने गवर्नर हाउस में, पंजाब गवर्नर हाउस पुलिस में अंदर काफ़ी सारी ड्यूटी होती है वहाँ पे। तो डे एंड नाइट ड्यूटी, उसको गार्ड ड्यूटी कहते हैं। जब हमारी ड्यूटी का सर्दियाँ थी, बेहिसाब ठंड थी, कुछ झील है वहाँ पे, बैक साइड की रात की ड्यूटी, तो अगर मतलब चलते भी थे ऊपर से टप टप ओस गिरती थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो वो 3 महीने वहाँ पे जो इंस्पेक्टर कहता यार ये पढ़ा लिखा मुंडा इनू तो मेरे दफ्तर चलाओ तुसी। तो नियाजी साहब एक इंस्पेक्टर होते, तो पूरा नाम मुझे, उनका बेटा भी बाद में हमारे साथ पुलिस में हुए। मुझे इतना याद है कि जो भी पुलिस में उस समय काम करने वाले लोग थे ना 1980 में, उनके हर एक का बेटा पुलिस में हुआ। ओके। जो भी किसी को चाहे एक लेडी स्टाफ थी, उनका बेटा था बाद में। मतलब हम मिलजुल के अब तक रहे। रिटायरमेंट 1980 में 80 से काम करने वाले लोगों की उसके बाद से होती रही हैं। अब हम संयोग से अभी हमने ना एक रिटायरीज की एक ग्रुप बनाया हमने। ओके। और ARPO के नाम से, ऑल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर चंडीगढ़ पुलिस। तो हमारा डिप्टी एसपी हैं दिलशेर सिंह साहब, तो बड़े मोटिवेशनल है। मैं उनके साथ काम करने का कई जगह मौका लगा, तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया। अभी एक हम को स्टैंड बाय कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूटी बनाई हुई है, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं जो रिटायर हैं। उन्होंने कहा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो रिटायर हुए यार गुम हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने गाँव में, चले गए मुड़ के। उन सब के साथ ये मोबाइल एक कनेक्टिविटी ऐसी होने के कारण हम सब के बाई नेम बाई फेसेस इकट्ठे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हम मीटिंग भी करेंगे, जैसे पंजाब पुलिस ऐसा कर रही है, तो हमने सोचा हम भी ऐसा करें, तो बेहतर तरीके से हम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर इतने सालों की जो जॉब रही, टेन्योर रही, इसमें आप बता रहे थे कहाँ की, ठीक है, स्टार्टिंग बोल रहा हूँ। उसके बाद से जो है हेडक्वार्टर के बाद दोबारा से हेडक्वार्टर के, फिर मैं पुलिस स्टेशन
पुलिस पोस्ट, क्राइम ब्रांच, इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग, ट्रैफिक। तो इनमें काम करने का मौका लगा। फिर मुझे डेपुटेशन पे मैंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI चंडीगढ़ ब्रांच है हमारी, वहाँ पे लगभग मैंने 5-5.5 साल काम किया। ओके। फिर मुझे काम करने का मौका लगा, विजिलेंस में भी डेपुटेशन पे ही जाते हैं, चंडीगढ़ विजिलेंस। ओके। वहाँ पे भी मैं डिप्टी SP हमारे आशाराम साहब थे और इंस्पेक्टर थे उसमें चौहान साहब थे, प्रेम चौहान जी। तो वहाँ पे काम करने का मौका भी तकरीबन 5.5 साल। फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी डेपुटेशन पे मैं अबाउट 6 ईयर्स काम किया। ओके, दैट इज गुड। हाँ जी। फिर हमारा प्रमोशन कोर्सेज होते हैं फिर लाहौर में, ये पंजाब पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे मैं ऑलराउंड फर्स्ट भी आया। अपना CM होते थे बराड़ साहब, उनके हाथों से मुझे रिवार्ड लेने का मौका लगा। ओह वाह। तो ट्रेनिंग रिफ्रेशिंग कोर्स चलते रहते हैं पूरी आपकी जॉब में, CFSL में या और सेमिनार्स होते हैं, आपको रिकमेंड करता है डिपार्टमेंट, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने आप को डिपार्टमेंट के बारे में बता सकते हो। तो वो वहाँ मुझे काफ़ी सारा मौका। फिर हमें अलग अलग काम करने के दौरान हमें अच्छी ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी या किसी भी तरह की ड्यूटी हो, इन्वेस्टिगेशन में हो, तो वहाँ पे हमें रिवार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो ऑफिसर के हाथों जब रिवार्ड मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है कि हाँ कैश रिवार्ड चाहे कम हो, पर वो सर्टिफिकेट जो मिलता है ना वो एक मेमोरी होती है, बड़ा मज़ेदार होता है ऑफिसर के हाथों। ये अचानक मेरे पास एक फ़ोटो भी अवेलेबल पड़ी है, जो कि अचानक मेरे SSP थे शशांक साहब, तो अचानक उन्होंने हमें एक जगह पे सभी रिकमेंड किया था कि तो अच्छी ड्यूटी, VIP ड्यूटी की थी हमने। तो लास्ट टेन्योर मेरा इत्तेफाक से रहा था ट्रैफिक में। ओके। SSP शशांक साहब IPS हरियाणा से डेपुटेशन पे थे, यहाँ वो पोस्टिंग होती है हरियाणा में SSP ट्रैफिक। ओके। तो उनके साथ काम करने का बेहतरीन मौका लगा। तो एक ट्रैफिक की ड्यूटी के दौरान एक होता है कि ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर एक लंबी ड्यूटी होती है, मगर उस ड्यूटी में आपको सेटिस्फेक्शन अपनी बड़ी होती है। वो कि क्या होती है ग्रीन कॉरिडोर? नहीं, बताइए। ग्रीन कॉरिडोर में अखबार में पढ़ा होगा, जब कई बार ट्रांसप्लांट होता है किसी ऑर्गन का, PGI में कोई ब्रेन डेड हो गया, उसके ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट होने, कुछ तो PGI में ही यूज हो जाएंगे या उनको ट्रांसप्लांट कराने के लिए और हॉस्पिटल जहाँ दिल्ली में, बेंगलोर या बॉम्बे जाएंगे, वो बाई एयर जाएंगे और वो मिनटों सेकंडों में जाएंगे। मतलब उनको वहाँ से कैरी करना, हॉस्पिटल से, इमरजेंसी से, डॉक्टरों की टीम होती है, एम्बुलेंस होती है, उसके आगे पुलिस की जिप्सी लगेगी, नॉन स्टॉप रोड वर्दी कंडीशन की गाड़ी होगी, जो कि कंट्रोल रूम को पता होता है। जब वहाँ से स्टार्ट होगा और एयरपोर्ट तक जहाज स्टैंड बाई होता है, वो जाएगी वहाँ तक और वो नॉन स्टॉप जाएगा, रास्ते में कोई ट्रैफिक हजरत नहीं आनी चाहिए। तो उसको, क्योंकि ऑर्गन एक सेंसिटिविटी है, बायोलॉजिकली फैक्टर, डॉक्टर्स नो बेटर, मगर हमें ड्यूटी ये होती है कि लॉ एंड ऑर्डर या ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए कि ये नॉन स्टॉप बिना किसी देरी किए इतने से इतने टाइम में ये एयरपोर्ट चंडीगढ़ पहुंच जाए, एयरपोर्ट से आगे पहुंच जाए। तो वो ड्यूटी करने का मौका लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो VIP ड्यूटीज जो होती हैं उसमें भी ट्रैफिक को भी एज वर्ड एज चलाना और VIP मूवमेंट को भी चलाना। व्हीकल आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कई साल पहले तक तो व्हीकल बहुत कम था, स्कूटर ही थे, कारें बहुत कम थी। तो जैसे जैसे कई तरह की कई मॉडल कारें आ गई हैं, तो ड्रंकन नाका भी पुलिस में ट्रैफिक में लगते हैं, जिनमें कि फिर वो कैरी करके उसको अगले दिन कोर्ट फाइन एंड ऑल द थिंग्स होती हैं। सेंसर, अल्को सेंसर हमने बहुत सारे खरीदे ट्रैफिक के दौरान, और इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे खरीदे गए जो कि ट्रैफिक यूज पहले शायद ही कभी होते थे। जैसे जैसे किसी ने आगे प्रेजेंटेशन दी, SSP साहब ने देखा, फिर रिकमेंड किया, जो उसके बारे में बजट पास करवाने के बाद जो दे अबाइड और यूज हुए। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस स्टेशन में काम करने के मौके बड़े सारे अच्छे लगे। टीम में काम किया हमने, जैसे क्राइम ब्रांच में काम करने के दौरान हमने एक कॉपीराइट एक केस होता है। कॉपीराइट का मतलब होता है एक कोई ना चीज़, जैसे आपने ये कपड़े डाले हैं, मिलती जुलती कंपनी ब्रांड दूसरे लोग बना लेते हैं और उसको वही लेबल लगा के बाजार में वो सेल करते हैं। ठीक है। मुझे एक मौका लगा, DSP मेरे थे जगबीर साहब, DSP क्राइम ब्रांच में, सेक्टर 17 में हमारा क्राइम ब्रांच ऑफिस है, तो जिसको CI स्टाफ आमतौर पे कहते थे। तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे होता है ये कॉपीराइट का, मतलब ठीक है। मैं कहा जी मैं आई एम रेडी टू। तो मुझे एक टीम के साथ काम करने का, मैं खुद हेड कर रहा था। 2 करोड़ के हमने ना डुप्लीकेट कपड़े पकड़े। क्या बात है। सेक्टर 20 में हमने रेड किया था 2 दुकानों में, और उनका जो कॉपीराइट, जो कपड़े बनाने वाली असली कंपनी है, उनके साथ में वो ऑफिसर होते हैं जो नॉमिनेटेड। तो उसके बाद हमने वो पकड़ी NK डुप्लीकेट,
और डुप्लीकेट वॉचेज पकड़ी जो कि कॉपीराइट में ट्रायल हुआ और सक्सेस हुए हम। तो मैं बेहतरीन काम करने का डीएसपी जगबीर साहब का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे गाइड उस बारे में किया और अच्छा हुआ ये सब। तो उसी दौरान एक दो मर्डर केस भी थे जो टीम में हमने काम किया और काफ़ी बेहतरीन काम करके सक्सेस हुए हम। उनके बारे में बताओगे जरा, मर्डर केस में क्या हुआ था? मर्डर केस में इसमें नाम लेना तो उनका, वैसे स्टोरी बात करेंगे। हाँ जी, उसमें एक हमें मैसेज मिला तकरीबन सुबह सुबह ही कि एक फ्लैट में एक डेड बॉडी मिली है। ओके। हम एक काम करने का मोटिव होता है भाग के। सबसे पहले मैं तो बड़ा तैयार रहता था कि हाँ मैसेज मिला है तो चलना है। मेरे पास गाड़ी थी, मेरे और ऑफिसर हैं उनके पास स्कूटर थे। वो कहता था यार ये तुली ठीक है मेरे साथ में, फटाफट गाड़ी में पहुंच तो जाता है ना। गाड़ी में पहुंचना जी, फट से पहुंचे। वहाँ पे देखा भी एक लड़की यंग जो है ना, ही वाज देयर। उसको फटाफट दूसरी पुलिस स्टेशन की टीम भी आ गई, क्राइम ब्रांच सबसे पहले पहुँच गए थे। ओके। तो उसको कैरी करके ले गए कि वो पटियाला की रहने वाली थी। बाद में वो जो मर्डर करने वाला था वो हिरासत में लिया गया, पकड़ा गया, ट्रायल हुआ, जेल में है, सजा हुई उसको। वो लड़की पटियाला की थी और एक फ्लैट में, वहाँ फ्लैट के बाहर ना एक डॉग बड़ा मतलब डेंजरस दिखने में था, पर ना तो पुलिस को देख के भौंका ना कुछ, वो शांत रहा बिल्कुल। ना जाने कि हम इस थ्योरी पे सोच ही नहीं पाए कि यार ये कुत्ता होने का मतलब होता है कि उसने अटैक भी किया होगा, प्रोटेक्ट किया, पर वो जो है ना वो पालतू कुत्ता था या उसको कुछ डाल दिया अगर तो वो मोशनलेस सा था वहाँ पे। ओके। तो डिटेक्ट हो गया वो केस, बेहतरीन तरीके से हुआ। और इसी तरह एक जो है 15 दिसंबर 2015 को ओके हमारा ये पुलिस पोस्ट थी मौली जगना, इसको अपग्रेड किया गया था पुलिस स्टेशन के तौर पे। ओके। इंस्पेक्टर एसएचओ थे हमारे बलदेव कुमार जी, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन अफसर, इन्वेस्टिगेशन अफसर, लाजवाब ऑफिसर। ओके। टीम काम करने का, जब कोई घटना हो जाती है छोटी या बड़ी हो, पुलिस की टीम जो है सो नहीं पाती है। थाने के लोग काम करने के लिए पता होता है कि यार हमारा इम्प्रेशन कैसा होगा कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया जाए। उस दौरान वहाँ पे एक मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद वो कंप्लेनेंट लेडी थी, पंजाब पुलिस का वो कमांडो था। ओके। पंजाब पुलिस की तरफ से भी हमारे ऊपर दबाव था। उधर से वो लड़की जो लेडी थी वो अपने बच्चे समेत वो पूरा गांव इकट्ठा करके ले आई भी, मेरा हस्बैंड मर गया, ये है, पुलिस को कर नहीं रही कुछ। एज वेल एज एसएसपी साहब ने साथ में क्राइम ब्रांच को भी साथ में अटैच कर दिया। ठीक है। तो कुछ जो सारे एंगल पे काम किया जा रहा था। मोबाइल उसका मिला कहीं पे, हमें धुंध वाली रात थी, कैमरे कहीं पे चेक करने के बाद जो है ना कुछ ट्रेसिंग नहीं आ रही थी। उस लेडी ने अपने हस्बैंड को घर में ही मारा था। ओके। अपने कुछ उन साथियों के साथ मिलके उसने, पुलिस के लिए बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड बात ये हो रही थी कि अनसॉल्व कैसे, एक कमांडो आदमी है, बड़ा ताकतवर है, फिजिकली फिट है, उसको एक अकेला तो बंदा मार नहीं सकता। ये रिसेंट वाला केस है, कुछ टाइम पहले, ये 16 की बात है। जो सुना हुआ इस केस के बारे में। हाँ जी, आप अवेलेबल हो जाएगा नेट पे, डिटेल में वैसे भी सुना तो हुआ है। जब हमने तो प्रैक्टिकल उसमें काम किया जी। ओके। तो वो सारे भी ड्यूटी लगी हुई थी, ये करो वो करो, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा मची हुई थी कि हाँ अभी जब वो राज खुल गया, जब हमने ये मोबाइल जो है ना ये बड़ी हेल्पफुल है। अच्छा। इसकी जब हमने ट्रैकिंग करो, चेकिंग करो, या फेसबुक है, आज इंस्टाग्राम भी आ गया, अगर आपने उसकी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू कर दी चेकिंग, तो वो जल्दी से जल्दी ही सॉल्व हो जाती। बड़ा अच्छा हुआ कि जब हमने उसी को लेके जब उसको शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन शुरू की उस लेडी की, तो वो राज खुल गए सारे। तो फिर वो शाम के समय, उसने बड़ी लेट आवर में बताया गया था कि मैंने डेड बॉडी ऐसे ऐसे अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके गाड़ी की डिक्की में डाल के इसको वहाँ पे नहर में फेंक दिया है। अच्छा। धुंध भी बड़ी थी, ठंड भी बड़ी थी, और हेल्पलेस सारे डिक्लेयर हुआ भी अर्ली मॉर्निंग में, जहाँ पे इसको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। हमें जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक केस को सॉल्व नहीं समझो। वो डेड बॉडी नदी किनारे तैरती एक जगह पे जाके जो है वहाँ पे एक बैरिगेड्स लगे हुए हैं, समझो कि नहर डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट की तरफ से भी हैं, जो कि उनको जाल लगा के रोक दिया जाता है ताकि डेड बॉडी आगे से आगे ना बह जाएं। उनको रोक के वो फ्लोट कर रही थी वहीं पे, तो उन्होंने बांध दिया भी। उनको पता भी लग जाता है कि नेक्ड डेड बॉडी है, यंग आदमी की है, और
उस पे ऊपर किसी तरीके का कोई बॉडी पे निशान नहीं है किया। वो पहुंचते पहुंचते हम वहाँ पे पहुंच गए जी। पहुंचने के बाद वो उसको ले आए, डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन भी होती है, उसको पोस्टमार्टम हुआ उसका, और जो उसको मारा गया था जैसे वो रीजन आगे सामने CFSL ने भी, तो उसमें एक डिटेक्शन हो गई, तो लड़की मान गई कि वो 3 बंदे और उसके साथ थे जी। ओके। जो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, फर्दर मोर थिंग डेवलप हो गई। तो उसमें एक और बात आई थी, जब CFSL में गए या उन्होंने कहा कि हमें वहाँ का पानी भी लेके आओ बॉटल में, क्योंकि इसके पेट से जो पानी निकला हमने उसको मैच करना है। वो अच्छा। जिस जगह पे डेड बॉडी मिली वो उसका टेस्ट का एक नाम था कोई, तो उस बॉटल की वहाँ से भी पानी भर के एक हमारी एक वो उधर एक लेडी कांस्टेबल रहती थी, ओके। तो उसको कहा गया कि वहाँ पे जो भी स्टाफ मिलेगा उनकी हेल्प ले लेना, और वहाँ से वो एक वो डाइट टेस्ट ऐसा होता है कोई। ओके। हाँ, तो वो CFSL ने हमें बताया कि वो मेरी ड्यूटी लगी थी कि मुझे पता है कि वो CFSL में दे के आना है। तो मैंने उनसे पूछा भी, सर कहना कि डाइट टेस्ट इसको कहते हैं, कि जो उसके पेट में जो कोई विसरा मिला है, जो मिले हैं डिजॉल्व जो मटेरियल मिला, हमने उस वाटर को भी मैच करना, क्योंकि उसके अंदर इनटेक हो गया वो वाटर, तो उसको वो केस हाल हो गया, और बड़ी मतलब पुलिस के लिए वाह की बात है। अभी रिसेंटली हमारे मैडम SSP साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम ये किया है कि आपको पता है एक नेहा मर्डर केस हुआ था, ब्लाइंड मर्डर था। हाँ। उस बंदे को पकड़ने के बाद 3 केस और हल हुए, जिसका काम उसने मर्डर किया और वो सॉल्व नहीं होता। पेरेंट्स के लिए या हमारे लिए, पुलिस के लिए भी बड़ी दुखदाई बात थी कि एक यंग लड़की वो थी भी, वो बॉक्सर या वो जानती थी कमांडो, ट्राई कमांडो या ऐसा होता है मार्शल आर्ट। हाँ। फिर भी ऐसे बच्चे को कोई मार जाए और रेप कर जाए, तो SSP जो मैडम अब हैं कंवरदीप कौर IPS हैं, इन्होंने बेहतरीन काम किया, टीम लगा दी भी ये हल होना चाहिए, और हल हुआ भी। अब वो बंदा पकड़ा गया, इसमें उसके साथ साथ 2 और केस डिटेक्ट हुए। अच्छा, जिसने उसी बंदे के? हाँ जी, उसी बंदे ने मर्डर किया, और वो घूमता रहा, उसको बेफिक्र होकर काम, ऑटो चला रहा है, इधर घूम रहा है शहर में, पब्लिक को भी। ऑटो वाला केस हुआ? ऑटो अभी हाँ। 36 साइड। तो हमें पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ देखें जो कि ऐसी इनडिफरेंट से लगे, उसको पुलिस को जरूर सूचना दें। पुलिस आपकी हेल्प के लिए हर समय, पुलिस सोती नहीं है, पुलिस हमेशा जागती है। लोग कहेंगे कि पुलिस काम नहीं, काम पुलिस ही करती है, किसी भी तरीके का काम पुलिस ही करेगी। पुलिस एक ऐसी एजेंसी जिसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सारे पावर्स हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिन रात काम करने की फौज है। ओके। कोई सिपाही को ये थोड़ी कहना कि ये तू 500 रुपये ले जा तो वहाँ ट्रैवल करके आ, नहीं, उसको ऑर्डर दे दिया है, वो जाएगा वहाँ से रिपोर्ट देगा पूरी, चाहे वो चाय पिए ना पिए, खाना खाए ना खाए, उसने रिपोर्ट देनी है, उसके बाद उसके मन की भी तसल्ली होगी। ये एक अंदरूनी तौर पे हमारे एक कॉन्शियसनेस बन जाती है कि हमने काम करना है। काम करने के दौरान हमें कभी ये नहीं देखा कि मैंने इवन एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं खाना खाने लगा था मैं वाइफ के साथ, ऐसा तो कई बार हुआ, प्लेट में खाना डाला हुआ था, तो किसी माता के जागरण पे थे, मैं और वाइफ के परिवार गया हुआ था पहले ही, तो हालांकि वो ड्यूटी मैं काफ़ी कंप्लीट कर चुका था, तो SHO साहब को मैं बता के गया थी भी अब ताज़ा पोजीशन ये है। तो वो मेरे को फ़ोन आया मोबाइल पे, DSP थे नेगी साहब, पाक से वो पूरे हो गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, हिमाचल के थे। तो उन्होंने कहा भी तेरे को जो जागरण की पड़ी है तेरे को पता नहीं। मैं कहा सर मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को बता के ही आया हूँ, और ताज़ा हालात ही हैं, वो एडमिट अंदर है लेडी वुमेन, और वो गायनी वार्ड में है, उसमें मेल को जाने भी नहीं देते, और हम उसकी स्टेटमेंट ले चुके हैं, बट जो लेडी डॉक्टर वहाँ पे है वो अलाउ नहीं करती हमें अंदर जाने के लिए, और हम हुआ हैं, और मॉर्निंग में डॉक्टर ने बुलाया है, तो लेडी स्टाफ की वहाँ ड्यूटी भी लगी हुई। उन्होंने मुझे ना मतलब कहा भी तुरंत था, मैंने ना सच्ची बात मानी है कि मैंने प्लेट में खाने समेत ही वाइफ को कहा तो प्लेट हाथ में रख, बस गाड़ी में बैठे तुरंत 32 हॉस्पिटल की इमरजेंसी में DSP साहब बाहर ही खड़े थे, तो यार रोटी खाते खाते, मैं कहा सर वाइफ साथ ही, आपको बताया, उनको भी फील हुआ मैं कोई बात नहीं सर, कि मैं खाना तो खा लिया उन्हें, तो वाइफ के हाथ में प्लेट थी, मतलब खाते खाते वहाँ तक पहुँच गए। तो मैं कोई बात नहीं सर, मैं जो है ना माइंड नहीं करता। तो पुलिस में काम करने का ऐसा भी होता है कई बार कि रात को उठते बैठते जागते आपको जो है ना भागने के लिए तैयार रहना चाहिए। हैट्स ऑफ टू यू सर। ऐसे जो इसीलिए हमें गाड़ी मिलती है, इसलिए कन्वेंस मिलती है, इसीलिए स्टाफ मिलते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलती है,
तो आप भी बेहतरीन तरीके से काम करो। मेरे सहयोग मेरे परिवार का अच्छा रहा है। यूनिफॉर्म मेरी हर समय रेडी रहती थी। गर्मियों में पुलिस यूनिफॉर्म सुबह या शाम बदलनी पड़ती है गर्मी में, हाँ बिल्कुल सर। तो तुरंत रेडी यूनिफॉर्म। मेरी माँ का बड़ा सहयोग रहा कि मेरी माँ यूनिफॉर्म हमारे घर के बाहर ही धोबी था, वर्दी धुली टंग प्रेस हो गई, टंगी मिलेगी आपको, बस। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। जी जी। तो सर ऐसा कुछ हुआ कि जब किसी केस के ड्यूरेशन में आप काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और किसी ने धमकी वगैरह दी हो कि भाई या फिर कोई गलत तरीके से इसको प्रेजेंट कर दो? सच्ची बात है, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। ऐसा कभी नहीं? हमारे दौरान नहीं हुआ, अब भी नहीं ऐसा होता कभी। शायद मीडिया या जो मर्जी कुछ कह दे, और मगर ये ट्रू नहीं है। ओके। हम बेझिझक काम किया है। और मैं एक और तरीका बताता हूँ, वे ऑफ लाइफ जिसको कहें, कि जो पकड़े कुछ लोग चोरी में, छोटे मोटे कामों में, मैंने उनको कहा भी तू अब तो चोरी कर ली, तू चोरी अब तू सजा काट के आ जा, मेरे पास आना। आए भी। मैंने उनको कपड़ा लत्ता रोटी पानी तक दिया, नौकरी लगवाया प्राइवेट। जो तू जानता है वो कर लेना, ईमानदारी से करेगा, तेरे को तरक्की दिलाऊंगा, तेरे को पैसे मिलेंगे, मेहनत करना। हुए ऐसे लोग मेरे पास आके रोने लग पड़े। ओके। बाद में मैंने उनका हालचाल पूछता रहा, बैकअप लेता रहा, उन्होंने काम किया। मेरे इंडस्ट्री एरिया में काम करने के दौरान बड़े सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे वाकफ तब भी थे, अब भी हैं। छोटी मोटी जॉब 1 मिनट में मिल जाते हैं। भाई तुल्ली तूने कहा तो ले अभी ला इसको। लड़कियां, लेडी जिनके घर परिवार में कोई काम करने वाला नहीं, जिनको जरूरत है, मजबूरी में उसने चोरी कर भी ली है, तो उनको काम लगवाया मैंने। ये मान के मैं सभी के लिए ये भी कहूँगा कि अगर ऐसा हो भी जाए, पुलिस सिर्फ डंडा नहीं मारती। कोई जरूरी नहीं है कि आपने उसको इंटरोगेट कर रहे हो तो नहीं, उसके हालात तो देखो, उसको सामने बिठाओ, शांति से, बिल्कुल, तो वो बता भी देगा। ठीक है, चोरी कर ली, भी सजा तेरे को होगी, जो है अब तू काट के सजा आ जा, 2 महीने 3, जो कोर्ट कहेगी। उसके बाद से तुम चोरी नहीं करेगा, ये कमिटमेंट कर दे। मैंने लगवाया काम पे, ढाबे पे लगवाया, फैक्ट्री में लगवाया, जो तू करना चाहता कर ले, बस। तो ऐसा कुछ हुआ सर, कोई ऐसा केस जो स्टार्ट तो हुआ लेकिन पर उसको क्लोजर नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस? नहीं, ये कोर्ट का काम है। हमारा काम मैक्सिमम एविडेंसेस कलेक्ट करना। ओके। लोअर कोर्ट से नहीं हुआ, सेशन कोर्ट में चला गया, सेशन से नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी हम फाइट करते हैं। वो होता है चीटिंग केसेस या जो ऐसे फ्रॉड केसेस, जिसमें कि हमें विजिलेंस के दौरान हम केस था, एक फेमस केस हुआ है किकबैक केस। किकबैक्स? हाँ जी, चीफ इंजीनियर थे के जयराथ और उनकी टीम, उनके खिलाफ केस था। आई थिंक उसमें हमने ना अबाउट 45% अरेस्ट किए थे। 45%? हाँ जी, विजिलेंस ड्यूटी के दौरान। ओके। और वो केस क्या था? वो उसमें कोई जो है फिर ये इलेक्ट्रिक आइटम्स की और भी जो परचेजिंग होती है, परचेजिंग और उसमें डिफरेंसेस थे। अच्छा। वो उसमें 3-4 FIR डिफरेंट हुई थी। ओके। तो विजिलेंस का केस था, डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे थे उसको होम सेक्रेटरी। तो उस दौरान वो एविडेंसेस कलेक्ट हो जाती हैं, पर कोर्ट में ट्रायल के दौरान जो है ना, कुछ वो डिफेंस में कुछ ऐसी चीज चले भी जाए, पर सक्सेस होते हैं केस। पुलिस दिल से काम करती है, पुलिस कहीं पे फेलियर नहीं होती है। कोई मजाल है कि कोई केस इधर से उधर हो भी जाए, हमें खुशी भी होती है कि हाँ अभी सजा तो हो चोर को, जिसने जो भी क्राइम जिस तरीके का भी किया है। तो अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि भी इंडिया की पुलिस 3rd डिग्री यूज करती है। नहीं, तो उसके बारे में बताइए, जो है क्या चलता है? किसी को मनाने के लिए, किसी को पूछने के लिए, किसी से सच बात उगलवाने के लिए उसको 3rd डिग्री कह देते हैं। पर 3rd डिग्री कोई किसी तरीके की कोई ऐसी है नहीं कि जो है कि हम कहें हम तो 1st डिग्री इस्तेमाल करते हैं, पूछताछ करते हैं, बताते हैं ये भाई, हाँ हम पीछा करते रहते हैं, सब चीज़ें ट्रैकिंग होती हैं। स्टाफ वो कहेगा कुछ, उस पीछे से स्पाई को भेज दिया, वहाँ पता करके आ। वो फिर वो जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पैक्टर या इंस्पैक्टर, वो तू तो कहता सी कि नाल तू उत्थे रखा हुआ है रिवाल्वर, उत्थे तक कुछ मिला नहीं हैगा। मैं जनाब उत्थे, हम उसको ये नहीं पता कि हम वहाँ पे अपने सिपाही भेज चुके हैं, हम वहाँ पे अपना हेड का, हमारी टीम जा चुकी है, तूने वहाँ कुछ नहीं छिपाया। फिर यहाँ बताते ही भी वहाँ छिपा रखा है, फिर उसको लेके जाते, वहाँ डिटेक्शन होती है। तो वो मारने पीटने की जरूरत नहीं रहती, पुलिस किसी तरीके की भी शायद आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैंने तो डंडा भी नहीं इस्तेमाल किया पूरी ड्यूटी। क्या बात करते हैं? सिर्फ लॉ एंड ड्यूटी के दौरान शायद कोई जलसा जुलूस में। पुलिस में बेहतरीन काम ये होता है, गुरुद्वारा मंदिर की ड्यूटी, चर्च की ड्यूटी आपको देनी है, बाबा बालकनाथ की ड्यूटी देनी है, और साईं बाबा की पालकी निकल रही है ड्यूटी दे, गुरु ग्रंथ साहब की पालकियाँ निकलती रहती हैं, तो हमें जागरण में ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ऊंच नीच सुख दुख सब जगह जाना। तो सर ऐसा कुछ हुआ कभी कि जैसे आपने कहीं मतलब आपकी ड्यूटी लगी हुई है, ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा एकदम ही जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था,
और सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कभी? हाँ, हादसे तो बड़ी सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिकली। आप जो है ना सुबह से अगर यूनिफॉर्म डाल कर निकल लेते हैं ना, हाँ जी सर। तो बस प्रभु का नाम लेकर और माँ के चरण स्पर्श करके निकलते थे तो अच्छा ही हुआ है। बट प्रैक्टिकली आपको फेस करनी पड़ती है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स, नहीं कहेंगे, वो तो ड्यूटी है हमारी। हाँ जी सर। उनको सॉल्व करना हमारा काम है। आप डिगेंगे नहीं, ये अपना मोटिव बना करके आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है। आपने अपने सीनियर से हेल्प कैसे लेनी, कैसे कॉल करनी, कैसे कम्युनिकेशन किसको किस समय करनी है। होशोवास नहीं खोएंगे आप। हादसे सड़क पे होंगे, एक्सीडेंट भी होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि जो लोग देख के दिल पसीज जाता है। ऐसा होता भी है। ऐसे एक बार एक ट्रक के नीचे एक लड़की आ गई थी, तो सब इंस्पेक्टर बीरबल थे, मैं उनके साथ गया था। तो देख के उनको ना जाने क्या हुआ, शॉक्ड हो गए। हमको उन्हीं की जिप्सी में डाल के हम पीजीआई लेकर, उनका हार्ट अटैक से डेथ। सीरियसली? वो केस हमने हैंडल किया। इंडस्ट्रियल एरिया की बात, सच्चाई बात है। वो ऐसे क्रूशियल तरीके से वो डेथ हो गई थी यंग बच्ची की, तो फील हुआ ये। तो हमारे भी तो इमोशंस हैं। वो बड़ा दुख लगा कि वो उनके माँ बाप की क्या हालत हुई, उसको कैसे कैरी करना, जो बॉडी पिचक गई सड़क के ऊपर ही, उसको कैरी करना क्वाइट। तो उसी दौरान एक और हादसा बताता हूँ, एक्सीडेंट का ही। इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, कॉलोनी नंबर 4 पहले होती थी, अब नहीं है। तो वहाँ पे एक ट्रक ने हिट किया ऑटो में। ऑटो में एक लेडी की बाजू कट गई। ओके। बाजू, आप सोचते हैं कौन सी बाजू कटी होगी? आप सोचें कि आमने एक ऑटो जा रहा है, एक ट्रक हिट कर गया, ट्रक का बैक हिस्सा ऑटो में, वो सड़क डबल नहीं थी पहले। आप सोचते हैं कौन सा बाजू कटी होगी उसकी? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट, क्योंकि ऐसे बैठी है ऑटो में, ऐसे सीट हैं, तो सामने से हिट हुआ तो मतलब ट्रक का पिछला हिस्सा कटा अगर, तो ये हिस्से में हुई, समझो। आप सोचेंगे राइट, मगर हमने जो है एकदम से पता लगा, तो पहले तो पता लगा वो ऑटो वाला ही उनको लेके 32 में चला गया, बाजू कटी हुई बाजू समेत ही। ओके। बत्ती वालों ने उनको रेफर कर दिया, अभी पीजीआई में ले जाओ उसको, तुरंत हो सकता है। ओके। हमने पहुंच गए, अचानक गाड़ी हमारे पास थी, तुरंत हम भी पीजीआई पहुंच गए। पीजीआई उसको अंदर ना, वो होश में थी, उसके रिश्तेदार साथ ही थे ऑटो में। वो अपने किसी रिश्तेदार को कॉलोनी 4 से मिल के आगे कहीं अपने वापस अपने घर जा रही थी। ओके। भाई को मिलने आ रही थी। तो वो ड्राइवर जो ना, ऑटो में सवारियां ज़्यादा बिठा लेते हैं लोग, वो ड्राइवर के पीछे पट्टी सी बनी होती है, उसमें बैठी थी वो। हमने भी ये सोचा राइट होगी। अच्छा। तो उसकी बाजू लेफ्ट ही कटी थी, क्योंकि वो ऐसे मुंह उधर ही मुंह करके बैठी थी ना, ऑटो ड्राइवर के पीछे साइड में। तो जब पीजीआई में लेगा, उसकी वो होश तो खो बैठी थी, पर जो है ना उसकी वो बाजू भी अलग वहाँ पड़ी थी। उसका एक्सरे वगैरह हो रहा था, वो इंजेक्शन और खून रोकने की, और पीजीआई में तुरंत जो वार्ड है ऊपर बड़ा वाला, इमीडिएट हेल्प करने वाला वार्ड, कॉज अपना इमरजेंसी में, तो ठीक उनका ट्रीटमेंट हो गया ठीक ठाक। वो होश में भी आ गई 2-3 घंटे बाद। तो मैं उनको कह रहा था कि मतलब एक एडवोकेट के थ्रू भी आपको क्लेम मिल जाएगा, अच्छा बोला। वो यकीन कर ही नहीं रहे थे मेरे पे कि एक मैं कहा मेरे को क्या आपसे कोई फ़ायदा होने वाला थोड़ी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, तो आप ये स्टेटमेंट तो दो आप। वो जी हम पूछेंगे, उससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे। भाई बड़ी अजीब बात है। फिर भी उस समय कॉलोनी के प्रधान एक आ गए, उन्होंने जानते थे हमें, वो उन्होंने कहा भी जो तुली साहब कह रहे हैं ठीक है, आपकी मदद, आपको क्लेम दिलवाना, मैक्सिमम क्लेम दिलवाया जाएगा। ऑटो वाला तो गरीब आदमी था, और वह भी उनका वाकफ भी था बेचारा, तो ट्रक वाला भी भागा नहीं, ट्रक गाड़ी साइड में उसने खड़ी की वहीं, वो भी बाद में आ भी गए, दवाइयों का खर्चा सारा दे दी। बाजू अलग हो गई थी, बाजू जुड़ नहीं सकती थी, वो बिल्कुल यकीन मानी वहाँ से कट गई थी। अच्छा। और वो अलग होती, और रेता मिट्टी में भर धंस गई थी। नहीं तो पीजीआई कहता कि अगर किसी तरीके अगर उसको फटाफट से लिफाफे में या बर्फ़ में कुछ ले भी आओ तो वो पॉसिबिलिटी थी, तो मगर वो नहीं अटैच तो नहीं कर पाए, सर्जरी नहीं ऐसी हो पाई। तो ट्रॉमा वार्ड वालों से बाद में होश में आ गई वो, तो उसको फिर बाद में इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिले जब एक्सीडेंट केस में हल हो गया। उन ट्रक वालों में दे दिया, और ऐसे एक हेल्प हुई हमारी तरफ से, मतलब हमने उसको जो केस को अच्छे तरीके मैनेज किया। उसी दौरान एक और हादसा, इंडस्ट्रियल एरिया में ना एक्सीडेंट बहुत होते थे। ओके।
रोड्स। एक एक्सीडेंट हुआ, 4-5 बच्चे ना सड़क पार कर रहे थे और एक शी वाज डॉक्टर लेडी पार कर रहे थे, लड़का हिट हुआ, गाड़ी स्लो थी, ना जाने कैसे अनहोनी हो गई। वो अमृतसर से बच्चे आए थे, रहने वाले पटना के थे, ट्रेनिंग पीरियड के शेड्यूल में घूमने आए थे। वो अलांटे के पास में सड़क पार कर रहे थे और लड़का पार किया सड़क, 4 लड़के तो पार कर गए, एक नहीं था। गाड़ी मामूली हिट की, गिर गया, वो लेडी ही हॉस्पिटल लगी, पीजीआई ले गए, उसको होश नहीं आया, 3-4 दिन वो डेथ हो गई। उसके पेरेंट्स ने फिर ऑर्गन डोनेट किए उसके। जो ऑर्गन डोनेट करता है वहाँ पे एक अलग से एक वो है, एक उनके कोऑर्डिनेटर हैं जो हमें भी कहेंगे, स्टाफ को भी, उनके पेरेंट्स को मिला के हम चाहते हैं कि उनका ऑर्गन डोनेट हो जाए। ऑर्गन डोनेट करने वालों को पीजीआई एक सर्टिफिकेट दे देता है, उसका ट्रीटमेंट, उसको एम्बुलेंस जो मिलेगी घर तक ले जाने के लिए डेड बॉडी, उसको पैसे नहीं चार्ज होते। और पीजीआई एक सर्टिफिकेशन ऐसी दे देता है कि ऑल टाइम यू कैन कम टू पीजीआई, उनका नाम हो जाता है। तो बच्चा यंग था, दुख बड़ा लगा, और वो पटना के थे, उनके पेरेंट्स आए, हमने कैसे मैनेज किया और उन्होंने एग्री हो गए वो डोनेट करने के लिए ऑर्गन। उसको फिर वो केस चला लेटर ऑन ट्रायल पे। तो पीजे के अपना एक इंडस्ट्री के दौरान एक बहुत बढ़िया एक मैं मैसेज देना चाहूँ कि कैसे प्यार मोहब्बत बढ़ता है, कैसे लोग इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्ट गिव एंड टेक पॉलिसी है। कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली कोई बात नहीं आती है। मैं दावे से कहता हूँ, मुझे तो नहीं पता कि कोई बच्चा मिला मुझे कि ये बच्चा मिला जी। अथॉरिटीज अलांटे वालों ने हमें एक बच्चा हैंड ओवर मेरे किया, मेरी ड्यूटी थी उसमें, एक ईओ ड्यूटी होती है जिसको कहते हैं, वो मुझे बच्चा हैंड ओवर किया। मैं भी उस समय वो 10 साल का कम होगा, 8-9 साल का, 10 साल का तो शायद आइडेंटिफाई कर, बस वो रोई जा रहा। सबसे पहले तो बच्चे को चुप कराना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चा मिला उसको, पहले भाई अभी हाँ बेटा बेटा करके रास्ते में निकलते निकलते उसको एक जगह कोका कोला पिलाया, अच्छे कपड़े, उसने नए कपड़े डाले, नाक उसकी चोरी, फटाफट पहले तो साफ किया उसको भाई। तो उसको ठंडा कोका कोला पीना है, थोड़ा हो गया डाउन हो गया, गुस्सा उसका जो अलग हो गया था किसी से, वो शांत हो गया वो भाई। हाँ भी फिर थाने में ले गए, थाने में थोड़ा बैग गया, वो वायरलेस सेट मैसेज चल रहा है, घूम रहा, थोड़ा दिल लग गया उसका, उसको याद ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ भाई। हम वायरलेस मैसेज किया कि हमें इस होलिये का ये कपड़े डाले हुए बच्चा मिला है, किसी का हो तो बताएं। और बच्चे की केयर बड़ी जरूरी करनी पड़ती है कि बच्चा यहीं से कहीं स्लिप कर गया तो और भी उसको पूछें बार बार। एक लेडी कांस्टेबल वुमेन डेस्क पे उसका भी, बेटा नाम क्या है तुम्हारा, तो वो नाम के बारे उसको कुछ पता ही नहीं, कहाँ रहते कोई पता नहीं। मैं तो घूमने आया था, भाई था, कौन था साथ, बस कुछ नहीं था। अच्छा। तो आखिर हमें शाम को मैसेज मिला कि बापूधाम एरिया में एक बच्चा जो गुम हुआ, वो उसके माँ बाप तलाश करें, हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। अच्छा। चलो भी हम शाम को अपनी गाड़ी में बिठाया सरकारी में, तो मैं चलो इसको लेके चलते हैं। हालांकि उससे पहले हम कॉलोनी एरिया में जहाँ जहाँ गए उसको घुमा के भी ले आए, भी किसी का होगा कॉलोनी 4 सा होगा, आसपास से होगा, कहीं से नहीं पता चला। तो वो उसको केला खाने का शौकीन था, केला खिलाया उसको, मुझे याद है कि वो खुश हो गए, खाली भूख भी उसको लग गई थी बेचारा। शाम को मैं कहा चल भी गर्मी का टाइम, एक तो यूनिफॉर्म चेंज कर लेंगे और 26 में जाना है, बापूधाम चौकी में होकर जाएंगे। बापूधाम चौकी में गए तो वो तो बड़े सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे भी। वो कहते जी बच्चा वो लेके आ रहे हैं, उनको पता चल गया भी वो गाड़ी रसलेरे से लेके आ रहे हैं। हम पहुँच गए तो वो उसकी माँ ने ना देखते ही मारे 2 थप्पड़ उसको। मैं पता लगा ये असली माँ यही है, ये बच्चा ही नहीं का है। तो वो उसका हस्बैंड भी बाद में आ गया, महबूब उनका नाम था, जो भी बापूधाम में रहते हैं। मैंने उनको कहा भी चलो बच्चा आपको, हमने रिपोर्ट लिखी है, फॉर्मेलिटी थोड़ी बहुत है वहाँ पे करनी है, बच्चा आप ले जाओ, आपका ये थोड़ी बहुत सवाल जवाब पे पता चल जाता है कि कौन। वो बच्चा आज मैट्रिक पास करने के बाद अपने चाचा के पास डेंटिंग पेंटिंग का काम सीख रहा है। पासपोर्ट उसका मैंने बनवाया, 18 पूरी कर गया, तो उसका वो विदेश में जाके आए उसके चाचा वगैरह, तो वो फर्दर प्लान है कि वी विल गो देयर। अच्छा। तो उस परिवार से मैं ऐसे जुड़ा कि वो मंडी में काम करते थे। तो वो अगले दिन को पता कि मैं बगल में ही रहता हूँ, मेरा घर इधर या पुलिस कॉलोनी में मंडी के पास, वो कुछ फ्रूट सब्जी वगैरह लेके आ गए। मैं कहा महबूब भाई मेरी जो कहना बच्चा मिल गया आपकी बदौलत। कोई नहीं, ये तो मतलब
शायद वो अल्लाह वाहिगुरू का शुक्र अदा करो कि हमें मिल गया और हम आपके हैंड ओवर कर पाए। सही बात। उसने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया कि मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। मैंने वर्मा जी मैंने उनकी बेटी की जिम्मेवारी ले ली कि इसकी पढ़ाई मैं कराऊंगा, अच्छा, जो कि मैं आज तक निभा रहा हूँ। बहुत खूब सर। मुझे कहना पड़ रहा है कि हमें करना चाहिए। आपके बाद परमात्मा ने बहुत कुछ दिया और मैं यही अरदास करता हूँ परमात्मा से, अपने गुरु महाराज से यही मानता हूँ कि हमें दे इतना कि हम सबको दे पाए, आगे भी बांट पाए। उसकी जिम्मेवारी मैंने ली। उस लड़की की सर्टिफिकेशन पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जब से उसको स्कूल में दाखिल करा, हमारे ना स्कूल पुलिस के अंडर हैं कुछ 26 में, उसका एडमिशन करवाया, उसके डॉक्यूमेंट बख्शी साहब थे, उनकी मैंने बड़ी हेल्प ली। तो उसके कागज पत्र पूरे होने थे, उसका नाम सर्टिफिकेट में कुछ और, बॉर्न में कुछ और, रहने वाले वो यूपी के हैं। वहाँ उसको मैंने भेजा फ़ौरन वहाँ पे। मैं कहा ये कागज, बख्शी साहब ने मुझे कहा ये कागज तो इनका नाम ही मिसमैच है, लड़की का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो साहिबा मेरे को नाम थोड़ा कन्फ्यूजन, तो बड़ा प्यार है उनसे। तो वो भेजा, वहाँ से पूरे कागज करवाया उसको। जब मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उनकी इंग्लिश बुक शॉप से नाम है, मैं एक बेटी को अडॉप्ट किया। ओके। उन्होंने फटाफट से एक बैग दिया, बड़ा प्यारा स्कूल बैग, उसमें बच्चों की जो छोटी पहली क्लास के लिए बच्चों की होती हैं किताबें, ऐसी दे दी। मैंने उनको हैंड ओवर की। मेरे को खुशी हुई कि मैं एक परिवार को यार ऐसी हेल्प कर पाया। ऐसा सुकून आपको ना शायद आप महसूस कर सकते हैं कि किसी की मदद करने के बाद कैसा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो कुछ ना कुछ वो आ जाता। फिर हमें ये था, मेरी माँ कहती कि हमने ऐसे नहीं इससे लेने पैसे, इसकी भी ये सब्जी भाजी तू ले के आता है मेरे भाई, हमने देने हैं पैसे तेरे, ये ऐसे नहीं हम लेते। सही बात है सर। नहीं माँ, मैं उनके परिवार क्या, उनकी पूरी जो है रिश्तेदारी, उनकी बिरादरी, वो सारी मेरी इज्जत मान करती है। वो कोई काम वो मेरे से सलाह लेके करते हैं। उनका बड़ा बच्चा है अभी, उसको मैंने दाखिला करवाया स्कूल से, कॉलेज में, जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती थी ना मुझे बुलाते थे भी सर काम नहीं बना, बच्चे का दाखिला करवाना है, लड़की है पढ़ के अच्छी क्लास में अभी पिछले दिनों शादी में मिली, मेरे घर आना जाना, कभी मुस्लिम वाली बात नहीं आई। लड़का उसका बड़ा रेहान है, और जो छोटा मिला था वो जो है नाम आई डोंट नो, तो लड़की आइबा, उनको सबको जो है ना मतलब मेरे से हर समय मतलब जुड़े हैं। कोई काम हो आवाज मारेंगे, भाई सर काम है थोड़ा, बहुत नेक काम। गाँव में भी उनके पिताजी गुजर गए, उनके माँ बाप भी आए, मिलते रहते हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ, गर्मियों सर्दियों के वस्त्र। अभी उनके पिताजी पूरे हो गए बुजुर्ग, 95 के। तो उनकी रिश्तेदारी में शादी थी, मुझे बुलाया गया था वहाँ पे। तो ऐसे होता है कि पुलिस में काम करने के दौरान ऐसे ऐसे काम होते हैं कि आपने कैसे किसी के लिए क्या किया है। तो ऐसी एक बार और था कि ये तो एक तो बच्चा मिला था वही, एक और बड़ा बढ़िया केस मैं आपको बताऊं कि डिटेक्ट नहीं हो रहा था, जिसको कि मेरे को भी फाइल ऐसे ही दे दी गई कि शायद जैसे चल रही है ऐसे ही तुम भी चला लेना। बड़े ऑफिसर ने कहा कि देख तो सही। यकीन मानिए जी, मैंने वो फाइल लेने के बाद शाम के समय मैं उस दिन रिपोर्ट की थी इंडस्ट्रियल थाने में, कहीं और से मेरी पोस्टिंग हुई थी इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन में। ओके। वो दिल को झंकोर देने वाला एक केस। मुझे वो फाइल शाम को मैं जो ही पहुंचा, अब वो डिप्टी एसपी हैं शर्मा साहब, देवेंद्र शर्मा जी, अब हमारे डिप्टी एसपी हैं, वो एसएचओ थे उसमें। मैं रिपोर्ट शाम को पुलिस स्टेशन में की तो मेरे को एक केस फाइल दी गई, दैट वाज बिग फाइल। ये भाई देख जरा, ये ठीक है सर। मैंने फाइल खोली, उसमें देखा कि एक लड़की किडनैपिंग का केस रजिस्टर्ड है। अच्छा। कॉलोनी 4 के वो रहने वाले हैं, माँ बाप। मैं उसी समय गाड़ी बीट बॉक्स के पास ही, वो पुलिस बीट बॉक्स कॉलोनी 4 रोड के ऊपर, हाँ जी सर, वो अंडे बेचते थे। बंदा तो मेरे ख्याल वो साइकिल के पंचर वगैरह लगाता था, लेडी वहीं पे अंडे वगैरह बेचती थी। मैं उनके पास रुका, जाके पूछा भी बहन आपका नाम सुनीता है? हाँ। तो लो सर अंडे खाओ। मैं कहा मैं अंडे नहीं खाता, मैं तो नहीं खा लो। मैं कहा नहीं, मैं राधा स्वामी फॉलोअर हूँ, मैं तो खाता ही नहीं अंडा मीट शराब मैं नहीं पीता। तो मैंने कहा अभी माता ऐसा है बहन कि मेरे को पता चला आपकी बेटी गुम हो गई थी। हाँ गुम हो गई, वो तो मिली, वो थोड़ा बेचारी वायलेंट सी हो गई और मायूस थी, वो बंदा भी आ गया उतनी देर में।
कहता कि मिले नहीं लड़की सर अभी तक। मैं कहा, मैंने उसको कमिटमेंट की भगवान का नाम लेके, मैं कहा मैं तुम्हारी लड़की को बरामद करूंगा। ओके। मेरे मन से आवाज़ आई, सच्ची कह रहा हूँ मैं। 1 घंटा फाइल पढ़ी वो, मैं कहा दिल कहता लड़की मिल जाएगी। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, मैंने प्रभु से अरदास की, प्रार्थना की सच्चे मन से कि प्रभु मदद कर, गरीब बंदों की मदद करनी है। मदद मिल गई। मैंने कहा हम ना एक बार चलें वहाँ पे, जो ये पता बीच में मिल रहा है। वो कईयों को अरेस्ट किया गया था, कई छोड़ा, कोई केस बड़ी मोटी, उस पर 10,000 रुपये इनाम भी था लड़की बरामद करने का। अच्छा। रिवार्ड घोषित हो चुका था। मैंने एसएचओ साहब को कहा अगले दिन, मैं कहा सर जाना चाहता हूँ मैं वहाँ पे, एक जगह है हल्द्वानी के पास एक गांव है। कहता देख ले यार ठंड बड़ी है। मैं कहा सर मेरे को एक सिपाही दे दो। कहता यार सिपाही तो, मैं कहा लेडी कांस्टेबल दे दो, क्योंकि लेडी का मामला है और लेडी कांस्टेबल चाहिए हमें। ठीक है जी, लेडी कांस्टेबल डिप्यूट हो गई। हमने रेलवे टिकट बुक करा दी, मैंने उनकी टिकट भी बुक करवा दी, अपनी जेब से करवा दी। मैं एक गरीब बंदे, उनका एक बच्चा भी था छोटा लड़का, उसकी भी। हम तीनों ने वहाँ हल्द्वानी स्टेशन पे उतरे। ओके। यूनिफॉर्म तो साथ में ले गए, प्रोटेक्शन के लिए पिस्टल भी ले लिया। सर्दी बड़ी थी, लोई ले रखी थी, मुझे याद है। ऐसे बन गए जैसे एक बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो जब हल्द्वानी पहुंचे, हल्द्वानी से आगे जाना था, रिमोट एरिया गांव है। ओके। याद है कि वो बच्चा छोटा था, उसने अमरूद मांगे थे। अमरूद, ऐसा ही मौसम था जी, मतलब ये दिसंबर का। तो मैंने उसको ना अमरूद भी लेके दिए। वो बच्चे जो उनके थे, उनकी टिकट तो मैंने जनरल की करवाई थी। उन्होंने खाना लेके आए थे, हमने स्टेशन पे ना उनके, वो कहते भी खाना। मैं कहा मैं आपका खाना खाऊंगा। अचार के साथ रोटी खाई वो। फिर हमने चाय भी स्टेशन के बाहर आके। तो मैं कहा हम ढूंढेंगे। हम गांव तक पहुंच गए, लड़की मिल गई। क्या बात है। मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है कि बेसुध पड़ी थी लड़की। रिमोट एरिया में गांव था, उसकी केयर नहीं की जा रही थी। हेल्पलेस थी, मेडिकली रिक्वायरमेंट थी उसकी, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी था। तो जब हमने कहा भी इसको तो लेके चलें अभी यहाँ से, गांव इकट्ठा हो गया पूरा। इतनी गरीबी उस देखी वहां पे, उन लोगों के पाँव में चप्पल तक नहीं थे, इतनी सर्दी के बावजूद उनके तन पे कपड़ा नहीं था। ऐसे कैसे कहते ले जाओगे इसको। मैं ये बताया नहीं हम पुलिस वाले। मैं कहा मैं तो भाई फैक्ट्री वाला हूँ, ये लड़की मेरी कर्मचारी है और ये मेरे पास काम करते हैं, मैं तो इनकी मदद के लिए आया। हम तो लखनऊ जा रहे थे और देखा भी इनकी मदद करने के लिए आए, लड़की का इलाज करा देंगे जाके। बस वो उन्होंने लड़की तो नहीं उठाने दी वहां से। ओके। ट्रैक्स गाड़ियां चलती हैं वहां पे, हमने उसको गाड़ी को करके ही हम स्टेशन से गए थे वहां तक। कहते प्रधान जी जो कहेंगे करेंगे। फिर वो हम उसी गाड़ी पे, प्रधान जी कहाँ मिल गए, चलो प्रधान जी के पास चलते हैं। हम तो अथॉरिटी थे, पावर थे। मैंने थाना में एंट्री करके भी आए थे, लोकल आगे भी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। बिल्कुल नहीं, उनको तब तक कहीं पता नहीं लगने दे कि हम पुलिस से हैं। अच्छा। मैं कहा आप बिल्कुल नहीं बताओगे भी नहीं, क्योंकि हालात ऐसे हैं, ये रिवर्स हो जाएगी, सिचुएशन एडवर्स हो जाएगी, हम हेल्पलेस हो जाएंगे, हम लड़की को जा नहीं पाए। तो मैं तो फैक्ट्री वाला हूँ, गरीब बंदों की मदद के लिए आए हैं भाई। हाँ ठीक है, लेडीज कुछ कहने लगेगी, ठीक है होनी चाहिए मदद, इसकी बीमार है, इसको भी कौन लाया यहाँ तक, ये तो बाद की बात थी। प्रधान जी के पास पहुंच गए। वहाँ एक वो अपना हॉस्पिटल चला रहे थे, डॉक्टर कुरील। उस गांव से भी 5-7 किलोमीटर आगे था, हल्द्वानी के आसपास थे हम। तो वो डॉक्टर कुरील साहब के जो कंपाउंडर था, वो कहते भी हम सुबह ही पहुंच गए थे, मतलब 7:30-8 बजे। अच्छा।
और 9:30 तक तो मैं डॉक्टर साहब के पास था, जो डॉक्टर कुरील साहब मिले। बाहर ना गाड़ी खड़ी थी, एक स्कॉर्पियो नहीं थी तब, कुछ ऐसी ही थी, सुमो की तरह गाड़ी। बाहर झंडा लगा हुआ था बसपा, और आगे लिखा हुआ था MP, ex-MP ऐसा था कुछ, हिंदी में लिखा हुआ था। अच्छा, यार ये मंत्री जी हैं। उनका भी हाँ, वो कंपाउंडर को मैंने पूछा, कहते जी हाँ ये ex-MP हैं डॉक्टर कुरील। अच्छा, कहते जी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मैंने कहा, कहते जी वो दोबारा पूछ रहे हैं कौन आए हैं। मैं कहा बता दो, दरोगा जी उधर चलता है, दरोगा जी आए हैं, पंजाब से आए, चंडीगढ़ भी मालूम नहीं है, पंजाब से आए हैं। वो अंदर मैसेज पहुंच गया, उन्होंने उससे पहले उनको बोल दिया कंपाउंडर को कि आए हैं तो चाय वाय पिलाओ। तो फ़ोन मेरा उस समय चार्जिंग ख़त्म हो गया था, बिजली वहाँ पे नहीं थी, मगर वहाँ सौर ऊर्जा से ना प्लेटें लगी हुई हैं, अच्छा, चार्ज करने के लिए। मुझे याद है कि उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, वो चार्जिंग पे लगवा दिया। ठीक है। तो लड़का भी वहाँ खड़ा कर दिया, भी फ़ोन ले भी जाते हैं वहाँ से चोरी, कोई और ही ले ना जाए, भी फ़ोन जो है चार्जिंग करवा के लाओ, खड़े रहो जब तक बातचीत 1-2 घंटे चलेगी। अपने SHO साहब को मैंने फ़ोन पे बता दिया, दे वर वेरी हैप्पी। DSP साहब थे डॉक्टर गुरु इकबाल, IPS थे वो, अच्छा, उनको बता दिया मैंने कि सर लड़की बरामद हो गई। कहते वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा किया तुमने। मैं सर बस अपना, कहते कुछ मेरे को याद है उन्होंने ये भी पूछा कुछ खाने पीने को मिला कुछ। मैं कहा हाँ सर मिल जाएगा सर, सबसे बढ़िया बात होगी सर लड़की मिल गई हमें। वो कहना ठीक है, बहुत। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे मेरे साथी DSP हैं हल्द्वानी में, फलाने, कोई ज़रूरत पड़े तो उनका नंबर ये है, तुरंत बात कर लेना, कोई हेल्प चाहिए तो। ठीक है सर। मैं कहा सर इत्तेफाक से हम ना सामने थाना ही है, अच्छा, जरूरत पड़ी तो सामने ही है। कहता यार यहाँ के लोग ना ऐसे ही होते हैं रिमोट एरिया के, भाई घबराना नहीं। नहीं घबराते नहीं सर, वर्दी में नहीं है हम, सिविल कपड़ों में हैं। तो कहता ठीक है। बस जी वो डॉक्टर कुरील साहब को पूरी बात मैंने बताई। वेरी गुड दरोगा जी, कमाल। मैं कहा सर ऐसे ऐसे केस है। उन्होंने ना उनको बुलाया, वो ना सारे बंदे जमीन पे बैठ गए उनके सामने। अच्छा, उन्होंने कहा आपको पता ही ये कौन है? हाँ जी सर। कहते फैक्ट्री वगैरह के बता रहे थे। कहते ये दरोगा जी हैं। तब वो कुरील साहब ने उनको बताया। तो कुरील साहब बाद में आए भी, मेरे को मिलने भी आए, जुड़े भी हमने। मतलब वो तो मंत्री थे, एक्स मंत्री थे वो, हिंदी लिखना जानते थे, हिंदी में उन्होंने लेटर भी लिख के दिया। मेरे को लगता है मैंने यहाँ आके दिया, मुझे रिवार्ड भी मिला। तो मैं कहा सर आपका आइए, मेरे पास रहने बहने सारा का इंतजाम मैं करूँगा। उनकी हेल्प से फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट से उसका मेडिकल लखनऊ में उसको दाखिल करवाना। तो कहते हम जिम्मेवारी लेते हैं, दाखिल करवाएंगे। इसके बाद इसको बीमार है, माँ बाप उसके और जो भी थे वो कहते हैं हम इसको ठीक करके हम वहाँ चंडीगढ़ ले गए। तो वो केस एक अच्छे तरीके से हल हो गया, किडनैप किसने किया? शांति से थे कुछ। किसी पर उन्होंने किडनैप नहीं किया था। वो लड़की किसी कारण या जिसके साथ उसकी शादी, पेरेंट्स तो कहते थे हमने शादी की, मगर शादी वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा, और हालात में जब चेंज ओवर हुई, नलाया धुलाया, उसके कपड़े वो चेंज कर दिए, सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए गए थे कि वो मेंटली अपसेट हो गई थी। अच्छा, 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 ठीक हो गई, थोड़े दिनों बाद वो हेल्प हो गई, हमारा केस हल हो गया। तो ऐसे रिमोट एरिया में जाके एक केस को कैसे हमने हैंडल किया। मैंने जब फिर यूनिफॉर्म डाल ली, कोर्ट में तो जाना था, काम हमने करना था, एफिडेविट। तो मुझे याद है कि जो वहाँ पे कुछ पैसे खर्च हुए, जो भी सरकारी तौर पे हमें मिलते हैं सारे, ओके, मैंने वो डिटेल बना के जो है ना सबमिशन की, कोर्ट अपना हेडक्वार्टर में जाती है। तो वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन लगा, तो मैं डिप्टी साहब के पास, कहते उन्होंने फ़ोन किया वहाँ पे, भाई मैं तो इस थानेदार साहब को रिवार्ड दे रहा हूँ और तुम ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, आपको पता है ये क्या काम करके आया है? आप ये फाइल मेरे पर क्यों भेज दी है? ये इनको देना बनता है, ये पैसे खर्च करके आए हैं। तो बड़े नॉर्मल सी रकम थी, 2300 रुपये सिर्फ। अच्छा, अच्छा, तो वो मिले भी। तो ऐसा है कि मुझे CBA के दौरान ना जो हमें हर चीज़ की रिमबर्समेंट मिलती है, आपको बताएं, ओके, जो हम ट्रैवल करेंगे, जो हम खासतौर पर ट्रैवलिंग, हमें ट्रेन में टिकट हमें मिल जाती है, जहाज़ की भी टिकट अगर आपको चाहिए वो भी मिलेगी, आने जाने का खर्चा मिलेगा, रहने का भी मिल जाएगा, TADA जिसको कहते हैं। ओके, गवर्नमेंट में इतनी फैसिलिटीज़ हैं तो काम क्यों ना करें, काम करना चाहिए। मेरे साथ तो काम करके बड़े खुश होते थे स्टाफ भी, पता चले बॉम्बे जा रहे हैं, कोई फाइल है बॉम्बे की, जाना है, हाँ मैं जाऊँगा साथ में, थाने में से मैं सर बॉम्बे देखा नहीं आज तक, गया चल भाई
राजधानियाँ ट्रेन जाती, शताब्दी ट्रेन जा रही, इतनी बढ़िया फैसिलिटी है बॉम्बे। एक केस के लिए हम गांधीनगर गए थे, दैट वाज एक क्राइम ब्रांच से केस था, डिटेक्शन ही उसका, हमने वो करवाना था लाई डिटेक्टर टेस्ट। ओके। वहाँ पे 2 विजिट होती हैं गांधीनगर। पहले पूरी फाइल वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर साइंटिस्ट वो पढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं कोई डेट फिक्स करते हैं, फिर वो कि ये सवाल हैं इनको लेके, फिर इसको जिसका लाई डिटेक्टर कराना है कोर्ट से भी अलाउ करवाना पड़ता है, फिर उसको हम लेके जाते हैं वहाँ पे, तो वो टेस्ट लेते हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनकी एविडेंसेज होती हैं। ये डॉक्टर नेहा मर्डर केस, इसमें भी शायद या कोई और कुछ ऐसे केसेज हुए हैं जिनमें कि CFSL की एविडेंसेज होती हैं, फिर वो डॉक्टर वहाँ से जो आते हैं लाई डिटेक्टर जो टेस्ट लेते हैं उनके भी टेस्टिंग होते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है कई केसेज में साइंटिफिक एविडेंसेज और उनकी स्टेटमेंट्स पे। ओके। सर्कमस्टांसेस एविडेंस ऐसी होती हैं कि जो एक रफ साइट प्लान बनाया जाता है पुलिस में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई जगह नक्शे 2-3 बनाए जाते हैं, जैसे हम मर्डर केस मौली जगरा वाला था, उसमें मर्डर कहाँ पे हुआ, डेड बॉडी कहाँ पे उन्होंने फेंकी, कहाँ से रिकवर हुई डिटेक्ट, तो वो 3 साइट प्लान बनते हैं जैसे। तो और आपके सवालों तो हम बेहतर तरीके जवाब दे पाए, मेरे को प्रसन्नता होगी। अभी और कोई है अपने पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक खास केस? हाँ, एक बता दो, मैं क्राइम ब्रांच में था। हाँ जी। मेरे नॉन थे, एक बड़े मशहूर हैं वो कार्तिक डोसा वाले, 47 सेक्टर में। अब तो उन्होंने कई जगह ब्रांचें अपनी खोल ली। मैं खुद गया उनके पास, कोई 2-3 बारी खाना खाने। उनका नाम है गोवर्धन। मेरे को उन्होंने लिख के दिया गोल्डन कार्ड अपना एक। अच्छा। मैं जबरदस्ती उनको पैसे दे के आता हूँ। ओके। कहते हैं नहीं, आपसे पैसे नहीं लेने। नहीं सर, ऐसे मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं तो मतलब ऐसा हूँ ही नहीं कि मैं अपनी जेब से मेरी से कुछ ले ले तो वो मुझे खुशी है, मैं ऐसे नहीं खाऊँ। तो देख जबरदस्ती आने पड़ते हैं मुझे पैसे। वो उनसे कैसे जुड़े, कैसे प्यार। वो मेरे पास आए, कहते सर नई गाड़ी ली थी, बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी ले पाया हूँ, और गाड़ी ली तो गाड़ी चोरी हो गई। ओहो, दुख लगा। कहते मैं कहा FIR, कहते हाँ FIR तो 31 पुलिस स्टेशन में हो गई है। ठीक है। हाँ, उस समय एक टेक्नोलॉजी चलती कि नेट के ऊपर अब ट्रैकिंग होती है। कई साल पहले की बात है, 10 साल से ज़्यादा हो गई, डिटेल तो मिल जाएंगी रिकॉर्ड से। तो वो ट्रैकिंग सिस्टम एक होता है जिसमें पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको डेड बॉडीज, लावारिस डेड बॉडीज, लावारिस व्हीकल या ऐसी अनक्लेम्ड चीज़ें मिल जाए, वो अगर वहाँ की पुलिस, अगर वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपने वो नेट पे डाल देंगे। आप उस jip.nic नाम से ऐसी साइट है, उस पर डाल दोगे, ऑफिशियली साइट है, सरकार की है। ओके। आप उसमें डाल दोगे ये चीज़ मिली है। अगर वो कहीं पे भी मैच होगी, जब मैं चेक करूँगा तो हमें वो अगर मैच कर गई तो हमें उसको समझो कि हल होने पे चांसेस हो गए। हाँ जी सर। तो मैं ऐसे ही, हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल था जसबीर, कंप्यूटर ऑपरेटर। मैं जसबीर यार, मैं ना कल परसों मैंने देखा है कि ये jip.nic एक नया चला है, इसको यार देखो तो सही, चेक करें ये व्हीकल डाल के। सर वो व्हीकल डाला, वो डिटेक्ट हो गया। अच्छा। वो डिटेक्ट हो रहा है बलिया में, जस्ट फार अवे। वहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर साहब रहे हैं कभी। तो मैंने नंबर चेक करके कि 10 साल पहले की हमारी इतनी फास्ट पे नहीं था कुछ चीज़ें, गूगल वगैरह का, या कुछ चीज़ें करने के बाद जैसे तैसे ही करके कुछ CBI की हेल्प ली मैंने। मेरे नोन थे जो, उनके द्वारा भी यार मुझे वहाँ का नंबर, उस थाने के SHO साहब से बात हो गई मेरी। अच्छा। समझो, कहते हाँ भाई गाड़ी तो एक खड़ी है। मैं कहा सर ऐसे गाड़ी का इंजन नंबर, चैसिस नंबर भी टैली कर दो जरा, भी गाड़ी हो सकता है नंबर प्लेट किसी और ने लगा ली हो। कहते भी हाँ छोरे तो हमने 3 पकड़े हैं, तो गाड़ी बाहर खड़ी है थाने में, तो इंजन नंबर 86 उन्होंने मेरे को इंजन नंबर 86 नंबर टैली हो गए। अच्छा। मैं फट ना DSP जगबीर साहब के पास गया। मैं कहा सर गाड़ी मिल गई। कहते फिर देर क्या, तू भाग ले। मैं कहा सर, कहते कल्ला ही चला जा, स्पाइस हुई क्या जाना है, गाड़ी अगर चलने की कंडीशन में है तो देख जरा कैसे होता है। मैं कहा सर ठीक है। मैंने ना टिकट बुक कराई जी फटाफट से, और हम पहुंच गए जी। मालिक को बताया, मैं कहा भी चलना चाहते, गाड़ी के आइडेंटिफिकेशन के लिए तुम्हें चलना है। गाड़ी, हम वहाँ पहुंच गए बलिया थाने में पहुंच गए। जो भी कोर्ट का टाइम था, अभी फॉर्मेलिटी हमने पूरी की, कोर्ट में जज साहब के अपीयर हुए, हमारी टाइप की हुई इंग्लिश में टाइप
टाइप की हुई, मैंने पेन ड्राइव में भी ले गया था, वहाँ से निकाली, और पीपी साहब थे वहाँ पे सरकारी, वहाँ पान वगैरह बड़ा खाते हैं पीपी सरकारी काम है। और जज साहब के पास हम अपीयर हुए, जज साहब देखे, अरे दरोगा जी इंग्लिश में काम करते हैं वहाँ पे सच्चाई मैं कहा सर हमारे तो इंग्लिश ही चलती है सारी। तो जज साहब ने ऊपर हिंदी में ऑर्डर लिखा, बड़ी अच्छी हिंदी में लिखा। तो गाड़ी भाई SHO की रिपोर्ट होनी थी, जो फॉर्मेलिटी होती है, पीपी साहब के थ्रू हुई। पीपी साहब ने ना हमारे से बढ़िया वाला, मैं कहा सर पान आपका मैं कहाँ से मंगवाऊँ आपके लिए कहते क्यों ऐसी तकल्लुफ़ करते हो, अच्छी बात है पंजाब से आए हो यार, कमाल हो गया। मैं कहा सर गाड़ी मिल गई, कहता ठीक है। तो गाड़ी हम वहाँ से सर रिकवर करके ना, 3 चोर पकड़े गए थे, उनका बाद में हमने एक रिमांड होता है, ट्रांजिट रिमांड, वो वहाँ से उनकी पुलिस लेके आई थी। वो गैंग था, वो यहाँ से चोरी करती है, हरिद्वार से भी की उन्होंने कारें, वहाँ से भी करी, और वहाँ हम वो कार एक सक्सेसफुली हम बरामद करके ले आए। तो ये मुझे इनाम भी मिला SSP साहब के पास क्राइम मीटिंग में हमें, कि हाँ 1 किलो सर ये थाना कल ही सर गया था और गाड़ी बरामद करके ले आए वहाँ से। तो ऐसा एक मुझे प्राउड फील हुआ कि यार हमने ऐसा काम कर लिया। वो जो कार्तिक डोसा वाले हैं ना, उस बंदे ने अपनी स्टोरी बताई। फिर जब हम वहाँ पे एक होटल में रुके, खाना वगैरह खाया, खाना बड़ा बढ़िया था, वो 5-6 कटोरियों में खाना आता। तो खाना हमने खाया, वो वहीं पे रुके हम, और गाड़ी अगले दिन मॉर्निंग, मेरी ट्रेन अगले दिन मॉर्निंग में थी, तो ट्रेन के साथ साथ गाड़ी भी, वो उन्होंने कहा ड्राइवर है लड़का, मैं चला लेता हूँ। उन्होंने कहा कि कैसे मैं दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट किया, कैसे मैं वेटर था और घर भी जा नहीं पाता था, मैं सिर्फ वी शेप चप्पल ही डालता था, खाने को, कपड़े डालने को नहीं, खाने को नहीं। कैसे मैंने यहाँ पे, जो दिल्ली में वो रेस्टोरेंट बंद कर रहे थे जो मालिक थे, उन्होंने इसकी ईमानदारी को देखते हुए गोवर्धन, जो कार्तिक भगवान जी का नाम है, श्री भगवान बोले शंकर के 2 पुत्र हुए हैं, प्रभु गणेश जी और प्रभु कार्तिक भगवान। कार्तिक भगवान जी का 31 सेक्टर में मंदिर है, वहाँ पे वो कार्तिक का नाम से चलता है। गोवर्धन ने फिर वो जो है, बस वो कहता कि मैंने यहाँ पे आके रेस्टोरेंट शुरू किया। आज उसके जीरकपुर में, मोहाली में, पंचकूला और चंडीगढ़ में नाम है उनका डोसा बनाने में, तो फेमस है वो डोसा वाला। मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत है, उनका पूरा स्टाफ मुझे अच्छा इज्जत देता है। तो पुलिस ऐसे काम करती है कि देखो इज्जत सिंस लॉन्ग चलती है। ऐसे कई बार कई लोग मिल जाते हैं, जैसे मैं ट्रैफिक के दौरान बड़ा वो किया है, चलान कोई ज़रूरी नहीं कि आपने ट्रैफिक का चलान ही करना, वायलेशन किसी ने किया, कई बार जान के नहीं भी करता कोई, इत्तेफाक से भी हो जाती है। ऐसे एक बार रोका, कहते मैं डॉक्टर नरूला हूँ, प्रोफेसर नरूला, और भाई गलती तो मेरे से हो गई है, तो फाइन। मैं कहा सर आप मेरे से बड़े भी हैं और रिटायर हैं सर, तो आप ऐसा फील कर रहे हैं, कोई चलान करना कोई ज़रूरी नहीं है, आइंदा आप ध्यान रखिएगा सर, आपको पता लग गया। कहते आप मेरे पास 1 कप चाय पीने आएंगे, मेरे पास वादा करो। तो देन आई विजिटेड देयर यूनिवर्सिटी, कहता मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जो एक और बात बताता हूँ, मैं PJ चौक के पास ड्यूटी की, 3 महीने ड्यूटी होती है हमारी एक रोटेशन में। तो वहाँ पे एक कार रोका, जैसे कोई कारण पता नहीं, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी क्या, रोका तो वो कहने लगे भी वो ही इज वाज अ डॉक्टर। डॉक्टर्स की ड्यूटी तो हमारे से भी ज़्यादा सख्त है। डॉक्टर साहब कहने लगे मैं बच्चे को स्कूल छोड़ गया, मुझे पता ही नहीं मैं सड़क कौन सी पे जा रहा हूँ। मैं कहता रात के केस को मेरे माइंड में था कि वो पेशेंट जो मेरा, वो उसकी हालत क्या होगी, मैं उसको देखने के लिए मन में ये था कि मैं रात को, कहता मैं 2 बजे घर गया हूँ पेशेंट के पास से, और अभी मेरे मन में गाड़ी मेरी PJ की तरफ आ गई, कहता मैं जाना तो घर तक है, ऐसा भी। तो मैं कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ मैं आपको ड्राइवर देता हूँ, गाड़ी यहीं खड़ी कर दो, आपको नींद आ रही है। कहते हैं नींद मैं घर जाके ही सोऊंगा। मैं कांस्टेबल भेजा अपना साथ में, मैं कहा डॉक्टर साहब को ना घर छोड़ के आ, भाई डॉक्टर साहब नींद में हैं। डॉक्टर साहब को सच्ची बात है पता नहीं, तो डॉक्टर साहब बेहतरीन दोस्त बन गए। बाद में वो ट्रांसफ़र हो गए, कहीं मद्रास वगैरह से थे, जूनियर डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा भी हम बढ़ चढ़ के काम, हमारा काम है पेशेंट को बचाना हर संभव था। भाई कोई बेहोश हो गया पेशेंट, उसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है सबसे पहले। ऐसा भी हो जाता है कि हमें हमारे साथ भी ऐसा हुआ, कोई पेशेंट वो फिर एक बार किसी को चोट लगी तो बेहोश हो के PJ तक वहाँ पहुँच गया, हम ट्रॉमा वार्ड में गए तो कुछ बात आओ वाओ 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 ऐसा कर रहा था कुछ, बताऊँ उसमें भी एक चैन जुड़ गई बात की।
वो बोल रहा था ICICI बैंक, फेस से वो नेपाली लग रहा था। एक डॉक्टर ने उनकी बात सुन ली, ही वाज फ्रॉम नेपाल। उन्होंने कहा सर ये नेपाली है और ये बोल रहा है कि ICICI बैंक में मतलब पंचकूला ये या इसका भाई काम करता है। उसके ना जबाड़ा टूट गया था एक्सीडेंट में, कोई गाड़ी हिट कर गई, तो उसके साइकिल पे टिफिन बंधा हुआ था, गरम रोटी थी, यूनिफॉर्म उसने सिक्योरिटी गार्ड की पाई हुई थी। हम इस इंप्रेशन में थे कि सिक्योरिटी गार्ड समवेयर। ICI जब उसने कहा तो रात का टाइम था, 1:30 बजे तक, सुबह तक वो होश में, सेमी कॉन्शियस था रात को, तो मुंह सूज गया उसका बहुत ज़्यादा। जिस गाड़ी से हिट हुई थी, ट्रैवलर थी वो गाड़ी जो होती है, उनके वो कहें भी हमें ने ना इसका इलाज पूरा करा देंगे, गरीब आदमी है। मैंने कहा यार पहचान भी तो हो इस बंदे की, उसकी जेब से कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक यूनिफॉर्म डाली उसने सिक्योरिटी गार्ड। ICICI बैंक, मैंने अपने सोर्सेज से पता लगाया भी पंचकूला जो बाउंड्री लाइन पे ही एक्सीडेंट हुआ था उसका, पंचकूला मौली जगरा के थाने के तरफ, तो उधर पंचकूला शुरू हो जाता है इधर। मगर रोटी या तो नाइट ड्यूटी पे जा रहा होगा, खाना गरम गरम इसके पास था। जब हम ICICI बैंक में पहुंचे तो वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे जो ड्यूटी पे था ना, वो कहता है कि मेरे भाई ने आना था रोटी लेके रात को मेरे पास, अच्छा, वो पहुंचा नहीं सर। मैं कहा भाई तेरा भाई तो एक्सीडेंट में ना वहाँ पे एडमिट है PGI। वो और उसके 3 भाई और फटाफट वहाँ पहुँच गए। मैनेजर साहब ने हमारी बड़ी मदद की, ICICI बैंक वाले ने फ़ोन, जब मैंने 4-5 ICICI बैंक थे जिन पे फ़ोन किया, मैं कहा सर कोई ऐसा बंदा जिसको पूछो सिक्योरिटी वाले को कि सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं आपका गैब कोई, या आपका सिक्योरिटी गार्ड का कोई भाई बंधु ऐसा है कि जो ड्यूटी पे आ रहा हो, ड्यूटी आया नहीं रात को। लिंक तो यही बनता था। राइट सर। तो उन मैनेजर साहब ने कहा भी एक बंदा है उसके भाई ने आना था, वो आया नहीं रात को रोटी लेके, तो वो फिक्रमंद हो रहा है। जी ऐसे बात है। मैं भाई हमने आइडेंटिफिकेशन तो हो गई उसकी, पार्टी दूसरी कहे भी हम इसको वो देंगे सारा कोई इलाज का जो है इसके खर्चा। तो ऐसा वो भी बेचारे परेशान हो गए, यार हमारे बच्चा मामूली से हिट हो गया गलती। तो ऐसे डिटेक्शन कर ली हमने। उसने यूनिफॉर्म कहता है कि इसने ना कपड़े अपने धो लिए और मेरी एक कमीज जो बची थी ना वो डाल के और मेरे को रोटी देने आ रहा था। वो बेचारा एक्सीडेंट हो की बात है, वो डिटेक्ट तो हो गया। तो एक और छोटी सी बात मुझे याद आई। हाँ जी सर। एक छोटा बच्चा, जब छोटा बच्चा कोई लावारिस मिल जाए, भाई किसी ने हवाले किया ये ना बच्चा मिला है जी, बच्चा मिला, मुझे याद है लेडी हेड कांस्टेबल संतोष थी। मैंने कहा भी इसको ना तेरे जिम्मे पे है, जब तक इसके माँ बाप अभी आ जाएंगे। मैं कहा मौली जगरा में ना क्राउड बहुत है, पॉपुलेशन ओवर थिक पॉपुलेशन है। तो धूप में वो बैठी थी बाहर, स्वेटर बुन रही थी। मैंने कहा इसका ध्यान रखना, ये बच्चा कहीं बाहर ना चला जाए भी। उसने ना उसको कमरे के अंदर, आप तो वो बाहर बैठी थी, उस बच्चे को अंदर कमरे करके बाहर से उन्होंने कुंडी लगा दी भी चलो सेफ है अंदर है। उस बच्चे ने अंदर से लगा ली कुंडी। अंदर से कुंडी लगा ली। और वो जो है, मैं थोड़ी देर में कहीं जो भी स्पॉट पड़ा घूमने फिरने गए और वापिस आए, तो मैं कहा भी संतोष वो बच्चा कहाँ? कहती यहीं था। खोला उसने कुंडी अंदर से खुले ना, बच्चा अंदर, बच्चा रोड़ा पाए भाई मेरे को बाहर निकालो। उसके माँ बाप कई घंटे तक नहीं आए, शाम को आए थे भाई। वो बच्चा रोड़ा पाए। फिर हमने एक वेल्डर को बुला के एक शीशे वाली वो काट के जो साइड विंडो थी उसमें से बच्चे को सेव। तब वो हाथ नहीं डल सकता था ना अंदर, चिटकनी जो उसने ऐसी लगा ली। तो वो मैं कहा देख भाई, मैं वो बेचारी के पसीने छूट गए। मैं कहा देख मैं तेरे जिम्मेवारी लगा के गया था, सोच कोई भी नहीं सकता यार उसने ऐसा कर लिया होगा। सही बात है। तो दिस हैपन कि उसको फिर बच्चे को हमने सेफली उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर किया। तो एक मौली जगरा में केस ऐसा हुआ था, एक बंदा क्या करते थे, नोट, डॉलर्स, अखबार के एक बंडल के ऊपर ना नोट लगा लेते थे, डॉलर्स लगा लेते थे और एजुकेटेड लोगों को वो चीट कर लेते थे। वो ऐसे ही एक खेल के मैदान के बाहर ना किसी को दिखाता है कि ये मेरे पास डॉलर पड़े हैं बड़े सारे, और अगर तुम्हें चाहिए हमें तो इतने से पैसे दे दो। मैंने कहा भी कैसे आए तुम्हारे पास, जो कंप्लेंट बाद में हमें मिला। भी कहता मेरी बहन किसी के घर काम करती थी, उन्होंने मरने के बाद बुढ़िया को उसके कपड़े लत्ते सारे हमारे हवाले कर दिए, बिस्तरा और ये सिराने में से निकले हैं ये नोट। वो बंदा देखता भी बड़े 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 पैक करके थे उन्होंने, अखबार में रोल करके, ऊपर थोड़े से डॉलर लगा रखे थे। ओके। 5-5 के डॉलर असली थे, वो लगा रखे थे। तो वो
भाई ये असली ये इतने मेरे को दे दो, हमें तो पैसे की जरूरत है, मतलब हमें तो पता नहीं डॉलर हम कहाँ चलाते फिरें। और बंदे ने अगले दिन का टाइम दे के वहाँ पे उससे पैसे लेके फुर हो गए। जब उसने देखा ये तो अखबार है, रद्दी है, हमने केस रजिस्टर किया और डिटेक्शन शुरू की। SHO बलदेव कुमार जी थे, बड़ी हेल्प। हमने ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई। मेरे को याद है शीतला माता मंदिर में आगे अरदास करके गया, हे माँ केस हल कर दे। वहाँ पे मनी माजरा में ना कुछ घरों में बड़े अच्छे टीवी वो लगे हुए, सॉरी CCTV, बड़ी क्लियर व्यू वाले और कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होने के बाद उनका ना एक एक चीज़ दिखती है कि कोई मूवमेंट जा रही। किसी ने, उस लड़के ने बता दिया जो कंप्लेंट थे, उसके पास सफ़ेद स्कूटर था। हमने सफ़ेद स्कूटर पे फिक्स कर दिया, फोकस कर दिया। अभी सफ़ेद स्कूटर बड़े कम लोगों के पास होता है, एक्टिवा सही बात है, रेयरली है। इसी चीज़ पे वो फंस गए। सफ़ेद स्कूटर पे वाच शुरू की, हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ वो किराए पे रहते थे। वो चीटर रेड किया, कुछ लोग तो भागे, एक पकड़े गए। एक बंदा डिटेक्शन शुरू की, ही वाज बांग्लादेशी। वो उनके अते पते ठिकाने इंडिया में कहाँ कहाँ से उसके कार्ड थे, वेरीफाई करके कुछ नहीं, कुछ चीज़ें ट्रू नहीं थी। वो क्राइम करते, पैसा बैंक में पाते थे और वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता था बांग्लादेश में। अच्छा। उसने बताया कि हम कैसे वहाँ से नदी पार करके बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं, वहाँ ऐसे करते हैं चीटिंग घूम फिर के, और ये ऐसे इसका नया धंधा। ये वो पकड़ा, डिटेक्शन हो गई। उनके एक आर्मी के ऑफिसर बीच में लुट गए थे, उससे उनकी कंप्लेंट कहीं और किसी थाने में थी, वो भी अटैच की गई। हरियाणा में से 1-2 कंप्लेंटें थी। अच्छा। तो वो हमारे से कुछ रिमांड पे भी उनको आगे ले गए। तो फिर एम्बेसी ऑफ से इंस्ट्रक्शनें हैं कुछ, मुझे उनकी जमानत हो गई। जमानत के बाद वो शायद वो PO भी डिक्लेयर हो गए, या बाद में, मैं तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। पर केस अल्टीमेटली हमने ना हल कर लिया। तो मतलब दिस हैपन टाइप की वो एक इंटेलिजेंस से हुआ, और बड़ी सुपरविजन SHO बलदेव कुमार साहब की बदौलत कि जो हमने CCTV फुटेज चेक करनी शुरू की और डिटेक्शन शुरू की, पूरी टीम लगा दी हमने। तो वो काम बन गया कि उसको हमने पकड़ लिया उनको। ये तो सर बहुत अच्छी और मज़ेदार किस्से कहानियाँ आपसे सुनी है, केसेस के बारे में समझा। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अशोक सर। नाइस। सो आपने अपने कीमती समय से टाइम दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम हैप्पी। इस पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सर। आई एम ऑब्लाइज्ड, वेलकम।